नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप जरूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी। मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके, बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मार्च मंथ 2025 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो रहता है और आगामी उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। इन गिवन नंबर्स पर हमारे कोर्सेज के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करके, व्हाट्सअप मैसेज करके आप हमारे रनिंग कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर चल रहे हैं। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहला एग्रीमेंट है अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए। इस एग्रीमेंट से मान लीजिए कुछ भी नहीं आएगा, इतना ही सवाल बन सकता है कि स्टेट ऑफ आर्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बनेगा। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। ये लोकेशन ध्यान रखना है। इसके लिए समझौता किया गया है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट अथॉरिटी और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच समझौता किया गया, जिससे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वाराणसी में बन सके। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विस्तार लगभग 150 एकड़ क्षेत्र में होगा। इसका उद्देश्य होगा सड़क, रेल और जल मार्गों से निर्बाध माल ढुलाई की जाए, कम लागत में जो कह सकते हैं सीमलेस फ्रेट मूवमेंट को जो है बूस्ट किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिवहन योग्य रडार अश्विनी की खरीद हेतु समझौता हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के साथ अश्विनी रडार के लिए। अश्विनी रडार को इंडियन एयरफोर्सेस को दिया जाएगा। अश्विनी एक लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है, LLTR, लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी जो है इसको किसने डेवलप किया? बेसिकली DRDO ने डेवलप किया, ध्यान रखिएगा। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए समझौता किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण निदेशालय के द्वारा इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के बीच, यानी iForest के बीच, इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, iForest शॉर्ट में इसको बोलते हैं। इसके साथ एनवायरमेंट डायरेक्टरेट जो उत्तर प्रदेश का है, इसने समझौता किया है। और ये 3 साल का एग्रीमेंट है। फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल चैलेंजेस एमिंग टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। 3 साल का एग्रीमेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करने को लेकर है, सस्टेनेबिलिटी लाने को लेकर है, और जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स उत्तर प्रदेश में, इसको डील करने से लेकर काम किया जाएगा। अपॉइंटमेंट सेक्शन में फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जगुआर फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनने का इन्होंने खिताब पाया है। इंडियन एयरफोर्सेस में ये लखनऊ को बिलोंग करती हैं। फर्स्ट वुमेन पायलट टू गेट अ परमानेंट अपॉइंटमेंट इन द जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्सेस। इंडियन एयरफोर्सेस की जो टुकड़ी है जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की, इसमें पहली बार किसी महिला को शामिल किया गया है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट टू फ्लाई जगुआर फाइटर जेट। प्रोफेसर R.K. मित्तल लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति बन गए हैं। BBAU के नए चांसलर ये बनकर के आए, वाइस चांसलर, बेसिकली न्यू वाइस चांसलर।
निधि तिवारी इनकी चर्चा थी सोशल मीडिया में, ट्विटर वगैरह पे आपने देखा होगा। प्राइवेट सेक्रेटरी पीएस अभी ये बनी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। 2014 बैच की आईएफएस सर्विसेज की अधिकारी हैं, वाराणसी की रहने वाली है निधि, ठीक है। निधि तिवारी पर्सनल सेक्रेटरी पीएस बनी है प्रधानमंत्री जी की। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाएंगे। अज्ञेय स्मृति सम्मान। अज्ञेय स्मृति सम्मान जो है प्रसिद्ध लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की स्मृति में दिया जाता है उनकी जयंती पर। कलावती देवी मेमोरियल ट्रस्ट कुशीनगर के द्वारा, कलावती देवी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अज्ञेय स्मृति सम्मान इस वर्ष मिला है श्री उदय प्रकाश को, उदय प्रकाश। इकोनॉमिक टाइम्स का गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड, ये कई सारी कैटेगरीज को दिए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की इनिशिएटिव्स को जो अवार्ड मिला इसको देख लेते हैं। जैसे प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड और यूपी पुलिस को अवार्ड दिया गया था महाकुंभ 2025 के दौरान एआई बेस्ड निगरानी करने के लिए और भीड़ प्रबंधन प्रणाली के उपयोग के लिए जो है एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और उभरती प्रौद्योगिकियों का सर्वोत्तम प्रयोग के लिए पुरस्कार किसको मिला? प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड और यूपी पुलिस को। आगे स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को, यूपी एसआरटीसी को, यूपी 112 के साथ व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन के माध्यम से व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। यूपी एसआरटीसी की बसों में पैनिक बटन लगवाया गया था जिसको मतलब दबा करके महिलाएं डायरेक्टली जो है कनेक्ट कर सकती थी 112 के जो भी पुलिस वाले होते हैं उनसे। इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ डेटा एनालिटिक्स का अवार्ड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया था प्रोजेक्ट जागृति टीबी मुक्त हमीरपुर इनिशिएटिव के लिए। सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का अभिनव प्रयोग की कैटेगरी में पुरस्कार मिला था यूपी डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपी डेस्को को, फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी अंडर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या था? टेक्निकल एम्पावरमेंट ऑफ यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का तकनीकी सशक्तिकरण करना। किस माध्यम से? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था गैजेट्स का, गैजेट्स यानी कि स्मार्टफोन और टैबलेट्स बांटे गए थे। स्मार्टफोन और टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया था, लैपटॉप नहीं बांटे गए थे, ध्यान रखिएगा। डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार श्रेणी में उत्तर प्रदेश सरकार को अवार्ड दिया गया था यहाँ पर तकनीकी उन्नयन के जरिए प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए। स्कीम कैंपेन सेक्शन पे आ जाएंगे। इस मंथ की सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना या मुख्यमंत्री युवा योजना, MUI योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना इसको कहा जा रहा है। उद्यमी विकास योजना अभियान के अंतर्गत गोरखपुर और बस्ती मंडल में 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए का ऋण यहाँ पर वितरित किया गया था। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 2100 परीक्षणार्थियों को टूल किट भी प्रदान किए गए थे योगी जी के द्वारा। अब ये जो PM ये माफ़ कीजिएगा CM युवा योजना जो है या फिर कह सकते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना जो है MUI, इसमें लोन कितना मिलता है? इसमें लोन मिलता है फर्स्ट टाइम में 5 लाख रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री और कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, बिना ब्याज का और बिना कुछ गिरवी रखे, बिना ब्याज और बिना कुछ गारंटी रखे, गिरवी रखे, कोलेटरल रखे लोन यहाँ पर 5 लाख तक का उत्तर प्रदेश सरकार आपको देगी। बेसिकली छोटा उद्यम यहाँ पे शुरू करने के लिए प्रथम बार में 5 लाख मिलेगा, जब आप इसको चुका देंगे तो 7.5 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। 5 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ऋण देगी और इसका करीब 10% से 15% हिस्सा अलग अलग कैटेगरीज में लोगों को खुद से जुटाना पड़ेगा अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। इस योजना का उद्देश्य है प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमियों के रूप में तैयार करना है, एंटरप्रेन्योर बनाना है करीब 1 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश में। इसकी एज लिमिट देख लेते हैं क्योंकि जो स्कीम होती है इसमें वेरियस चीज़ें पूछ लेते हैं कई बार। एज लिमिट है 21 से 40 और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें क्या रखी गई है? 21 से 40 8वीं पास तक होना चाहिए। 4 साल के लिए जो है ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और फिर जो है सरकार आपसे वसूलना शुरू कर लेगी अगर आप नहीं देते हैं तो। और सेकंड टाइम में मतलब पहला लोन आप चुका देंगे तो 7.5 लाख रुपए तक की आपकी लिमिट अनलॉक हो जाती है। एग्री वोल्टाइक्स परियोजना लॉन्च की गई है। ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जो है कह सकते हैं इसको अप्रूव किया गया है। उत्तर प्रदेश में एग्री वोल्टाइक्स परियोजना को अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश एग्री वोल्टाइक्स प्रोजेक्ट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में एग्री वोल्टाइक्स परियोजना का प्रदर्शन शीर्षक से एक तकनीकी सहायता प्रस्ताव पेश किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, मतलब केंद्र से। टेक्निकल सपोर्ट प्रपोजल जो है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एग्री वोल्टाइक प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश नाम से पेश किया था और इसको अप्रूव भी कर दिया है। और इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा उत्तर प्रदेश को, ये ध्यान रखिएगा। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से एग्री वोल्टाइक प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश ने 4.15 करोड़ रुपए के लोन की यहाँ पर मांग की थी या फाइनेंशियल असिस्टेंस की एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है। और इसको अप्रूव कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रपोजल को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने।
तो एग्रीवोल्टाइक्स प्रोजेक्ट लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। एग्रीवोल्टाइक प्रोजेक्ट का मोटे तौर पर आप मतलब समझिए कि जहाँ जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर सतह के ऊपर सोलर प्रोडक्शन भी किया जा सके एक ही भूमि पर। इसी को एग्रीवोल्टाइक प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, यानी एग्रीकल्चर लैंड पर उसी के ऊपर आप कह सकते हैं बिजली उत्पादन करना। इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी प्रमोट होगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी डेवलप होगी, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, नीचे खेती होगी, ऊपर सोलर पैनल लगा करके बिजली बनाएंगे किसान और अपनी आय बढ़ाएंगे। ये है यहाँ पे। उसके बाद महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी 1 मार्च 2025 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी की शुरुआत की थी। ज़्यादा नहीं इसमें देखिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसका उद्देश्य है महिलाओं में उद्यमशील मानसिकता विकसित करना, एंटरप्रेन्योरशिप जो माइंडसेट है वो डेवलप करना वुमेन के भीतर, साथ ही उन्हें सपोर्ट प्रदान करना, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे टेक्निकल सपोर्ट हो, ठीक है, चाहे इंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट हो, वो सारी चीज़ें प्रदान करना स्वावलंबिनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्वावलंबिनी मेरठ से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से इसको जारी किया गया था, बस ये ध्यान रखिएगा। यही पूछेंगे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कहाँ जारी किया गया था, उत्तर प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी से? चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से, ठीक। बाकी गैर जरूरी डिटेल यहाँ से हटा दी जाएगी। समिट कॉन्फ्रेंसेस सेक्शन में 8वां अंतर्राष्ट्रीय COAIEMA सम्मेलन, इसका मतलब हुआ काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलाइंसेस, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस किस पर आधारित थी? चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एप्लीकेशन। और ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, लखनऊ में। बस इतना ध्यान रखिएगा। ये बड़ा जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन गोरखपुर में हुआ था इस साल, और गोरखपुर नगर निगम और WRI इंडिया के संयुक्त प्रयास से इसका आयोजन किया गया। NCAP पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 11 से 13 मार्च तक। इस कॉन्फ्रेंस में ही साल 2027 तक गोरखपुर को खुले में कचरा जलाने से मुक्त करने के लिए रणनीति तैयार करने की चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के सभी 17 जो नगर निगम वाले जिले हैं इनको सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो सिटी हैं, जैसे कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, इन सबको सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने लखीमपुर में केले के रेशे से उत्पादन के लिए एक प्लांट की आधारशिला रखी, जहाँ पर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बनाया जाएगा लखीमपुर में केले के फाइबर से। NCAP के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए आप लोग। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में पहली बार। टोटल सिटी पूरे देश के 131 इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। यही नगर निगम वाले 17 शहरों को इसमें शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। और इन्हें को सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाना है। 131 सिटी ऑल इंडिया शामिल है, 17 सिटी उत्तर प्रदेश के इसमें शामिल है। हैकाथॉन ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड जनरेटिव AI, जनरेटिव AI और LLM पर जो हैकाथॉन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? IIT कानपुर में, ये ध्यान रख सकते हैं। इसका आयोजन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने संयुक्त रूप से किया था। आगे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक खिलौना हैकाथॉन, ई-टॉयकाथॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टॉय हैकाथॉन ई-टॉयकाथॉन नाम से कहाँ पे हुआ था? नोएडा में। CDAC नोएडा ने सफलतापूर्वक इसको संपन्न कराया था। युवा शोधकर्ताओं, नव प्रवर्तकों को स्वदेशी दीर्घकालिक समाधान विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करके जो टॉय इंडस्ट्री है इसमें नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये हैकाथॉन लॉन्च किया था, ठीक है। भारत में पहली बार मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की शोध पहलों के तहत CDAC द्वारा ई-टॉयकाथॉन का आयोजन नोएडा में किया गया है। मतलब पहली बार ये देश में आयोजित हुआ था नोएडा में। आगे इंपॉर्टेंट डेट्स थीम में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज का 39वां स्थापना दिवस बनाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में, ठीक है। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर सृजित किया गया था। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय है नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद जो है नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर ये डेवलप किया गया था या इस्टेब्लिश किया गया था, कह सकते हैं। 11 मार्च 1986 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसका रजिस्टर्ड ऑफिस प्रयागराज में। ये जो जोन है नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, ये कितने स्टेट्स को कवर करता है? ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, MP, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली तक को कवर करता है। गवर्नर ऑफ UP इसके चेयरपर्सन होते हैं, इस सेंटर के अध्यक्ष होते हैं मतलब। आगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर, खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ ने जो है 14 पदक इसमें जीते थे, आगरा ने 5 पदक और एक स्वर्ण सहित अन्य पदक जीते थे मथुरा, फरुखाबाद ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में KD सिंह बाबू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश ने फाइनल मैच में हिमाचल प्रदेश की टीम को हरा करके पहली बार इस चैंपियनशिप में खिताब जीता था। उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के 50वें दिवस के अवसर पर इसको आयोजित किया गया था, नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप।
रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट आई थी, ट्रैक्शन नामक एक कह सकते हैं निकाय के द्वारा। इसमें इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे स्थान पर है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश में। स्टेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, 26 स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा उत्तर प्रदेश से हासिल कर लिया है। 49 जिलों में स्टार्टअप शुरू करने वाले उद्यमियों की आयु 25 से 40 साल के बीच है। और जो है यूपी में महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ स्टार्टअप के मामले में तीसरा है, और इस स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में मतलब चौथा है। दिल्ली को एज ए यूटी काउंट कर रहे हैं तो महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश है स्टेट्स में, लेकिन यूटी को भी काउंट कर लें तो चौथे स्थान पर है। ठीक, फिर शीर्ष 10 स्टार्टअप वाले शहर, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप नोएडा में ऑब्वियस तौर पर, फिर लखनऊ में है, फिर गाजियाबाद में, फिर कानपुर में है। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। इसमें 3 स्टेटमेंट है। भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी के बारे में। भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी को कहाँ पे खोला गया है? ग्रेटर नोएडा में। ये ध्यान रखिएगा, ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 1000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष बैटरी ग्रेड लिथियम कार्बोनेट का उत्पादन किया जाएगा। ये सही है। इसकी कैपेसिटी 45,000 टन बढ़ा दी जाएगी, 45,000 टन तक बढ़ा दी जाएगी 2032 तक। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की क्षमता 20,000 टन तक बढ़ाई जाएगी 2029 तक। लोहम कंपनी वर्तमान में 90% से अधिक जो लिथियम जो है उसको रिफाइन कर रही है, लोहम नामक कंपनी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1 and 2 ओनली। सही, सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 ओनली। आगे क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्मारक बनाने की घोषणा की है? अंदाजा लगाना आसान है अगर आपने हिस्ट्री को ठीक से पढ़ा है कि कहाँ बनाया जाएगा। ऑब्वियस तौर पर आगरा में। ठीक है, आगरा में, क्योंकि आगरा और शिवाजी का कनेक्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा में बंदी बनाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। वहाँ से फिर वो भाग भी गए थे हालांकि। तो जहाँ पर उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था उसी स्थान पर एक मेमोरियल बनाया जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का। महाराष्ट्र सरकार इसको बनवाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के 5 शहरों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को की मान्यता दिलाने के लिए आवेदन कर दिया है, अप्लाई किया है। अभी कोई जो है डेवलपमेंट नहीं है इसमें, लेकिन ये भी आ सकता है। 5 सिटीज़ में कौन कौन सी ऐसी इंटेंजिबल हेरिटेज है जिसको रजिस्टर करने के लिए उत्तर प्रदेश ने अप्लाई किया है, उसमें कौन सा सिटी नहीं शामिल है? तो लखनऊ का कोई भी कह सकते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज नहीं शामिल है जिसको अप्लाई किया गया हो उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। कन्नौज के परफ्यूम को, ब्रज की होली को, वाराणसी की गंगा आरती को, फिरोजाबाद की ग्लास आर्ट को, निज़ामाबाद की ब्लैक पॉटरी को, आजमगढ़ के मतलब ये कह सकते हैं बुंदेलखंड के फोक आर्ट को, फोक लिटरेचर को जो है यूनेस्को की लिस्ट में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाले जाने के लिए आवेदन किया गया है। देखते क्या होता है। 8 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने अवाडा समूह की 5 गीगावाट की एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई का शिलान्यास कहाँ पे किया था? गौतम बुद्ध नगर में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए गौतम बुद्ध नगर। इसके साथ ही जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया था इलेक्ट्रो ग्रुप की 5 गीगावाट की इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। इसको कहाँ पे सेटअप किया गया है? जो है 1.5 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल अवाडा ग्रुप का कोट विलेज, तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर में जो है सेटअप किया गया है। ठीक है, सेटअप किया जाएगा। ए यहाँ पे सही, गौतम बुद्ध नगर। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महापुरुषों के नाम पर 10 नई महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने की घोषणा की है। कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? सरदार पटेल के नाम पर सीएम मित्र पार्क स्कीम नहीं जो है चलाई जाएगी। ये जो है संत कबीर दास के नाम पर चलाई जाएगी सीएम मित्र पार्क स्कीम। ये पूरे नाम यहाँ पे दिए हुए देखिए। महारानी लक्ष्मीबाई मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट स्कूटी स्कीम चलाई जाएगी। लक्ष्मीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। संत रविदास के नाम पर चर्मोद्योग पार्क। सरदार पटेल के नाम पर जनपदीय आर्थिक क्षेत्र। बिरसा मुंडा को समर्पित 2 जनजातीय संग्रहालय बनेंगे संत कबीर नगर के नाम पर। सीएम मित्र पार्क। माता शबरी के नाम पर कृषि मंडियों में कैंटीन और विश्रामालय खुलेंगे। माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिला हॉस्टल। और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क खुलेगा। नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर खुलेंगे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम पर हॉस्टल्स खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। आगे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन एक कारण कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ताज ट्रेपेजियम जोन प्राधिकरण को इस क्षेत्र में वृक्षों की गणना करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। मतलब ताज ट्रेपेजियम जोन को कहा है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद लेकर के ट्री सेंसस कराएं ताज ट्रेपेजियम जोन के एरिया में। ये अभिकथन सही है। ये भी निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का। सेंसस ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रीज इन एन एरिया इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एनी इलीगल फेलिंग। अवैध कटाई को रोकने के लिए क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों की गणना आवश्यक है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए यहाँ पे सही है। ताज ट्रेपेजियम जोन जो है 10,400 वर्ग किलोमीटर का निर्धारित क्षेत्र है। इसमें जो है कौन कौन से मोन्यूमेंट्स आते हैं? ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। और इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? 5 जिले। 5 जिले शामिल हैं। राजस्थान का 1 जिला शामिल है।
ताज ट्रेपेजियम जोन में राजस्थान का 1 जिला शामिल है और उत्तर प्रदेश के 5 जिले शामिल हैं। उन पाँचों जिले का नाम आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई नहीं बता पाएगा तो नेक्स्ट मंथ में इसको कराएंगे। कमेंट में बताइए कि ताज ट्रेपेजियम जोन में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से 5 जिले आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिले के कितने गाँवों को आदर्श गाँव बनाने के लिए अभियान शुरू किया है? वहाँ पे 1147 गाँवों को मॉडल विलेजेस के रूप में अयोध्या में डेवलप किया जाएगा। सी यहाँ पे सही है, सी। आगे है राइज ऐप के बारे में क्या सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट नामक एक ऐप लॉन्च किया है। बेसिकली ये हेल्थ वर्कर्स के लिए है। हेल्थ वर्कर्स को जो एजुकेट करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको अवेयरनेस देने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है। बेसिकली इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर जो है मिशन इंद्रधनुष के इम्प्लीमेंटेशन में ऐप निभाएगा। क्योंकि जो टीकाकरण कर्मी हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, बेसिकली जो ग्राउंड वॉलंटियर्स हैं, उनको तरह तरह की सूचनाएं और तरह तरह की हेल्प और सपोर्ट ही प्रदान करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही हैं राइज ऐप के बारे में। राइज ऐप के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण शेड्यूल के बारे में जानकारी मिलेगी। सुरक्षा प्रोटोकॉल जो अपनाना है, कोल्ड चेन प्रबंधन, क्योंकि वैक्सीन कई बार ठंडा रखना पड़ता है। टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी करने में जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सहायता मिलेगी। मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जारी किया था। अब तो कई सारे चरण इसके आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के अधीन भारत का पहला कलाग्राम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर नॉर्थ सेंटर कल्चरल सेंटर स्थित है, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज में। प्रयागराज में भारत का पहला कलाग्राम स्टैब्लिश किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब वैसे तो संस्कृति मंत्रालय देश के हर सांस्कृतिक केंद्र में कलाग्राम स्थापित करने जा रही है, लेकिन भारत का पहला ये इंडिया फर्स्ट परमानेंट कलाग्राम ये कहाँ पर सेटअप होगा? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर के पास नैमिषारण्य के पास मिश्रिक क्षेत्र में महर्षि दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप करने की घोषणा की है। करेक्ट स्टेटमेंट है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यकाल को 5 वर्ष बढ़ाकर 2030 तक आगे बढ़ा दिया है। क्या स्टेटमेंट करेक्ट? नहीं। ये जो राज्य स्मार्ट सिटी कार्यक्रम है जो कोविड के बाद आया था, इसको बढ़ाया गया है 2 साल के लिए, अनदर 2 ईयर्स के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। पहले ये एंड होने वाला था 31 मार्च 2025 तक, अब ये अगले 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ गया है। स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन का आपको पता होना चाहिए, हमने आपको पहले बताया है कि जैसे जो केंद्र का स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को शामिल किया गया है, जबकि नगर निगम उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में है। तो बचे हुए 7 ऐसे शहर जहाँ पर नगर निगम है, उसको उत्तर प्रदेश अपने फंड से स्मार्ट सिटी बना रहा है और यही स्टेट स्मार्ट सिटी स्कीम है। उस स्टेट स्मार्ट सिटी स्कीम में कौन कौन से 7 शहरों को शामिल किया गया है, उनके नाम यहाँ पे लिखे हैं, ये देख लीजिए आप। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हम बलिया के शेर के नाम से जानते हैं? किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बलिया का शेर है? बलिया जिले में इनके नाम पर एक स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। तो जो है निश्चित तौर पर चित्तू पांडे बलिया के शेर के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने जो है पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगह पर प्रति सरकार और प्रजामंडल सरकार नाम से जो पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाई गई थी, यहाँ पर भी एक पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई थी चित्तू पांडे ने बलिया में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? रत्तूचक नामक गाँव में 10 मई 1895 में। जो प्रपोज मेडिकल कॉलेज है बलिया डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर इनका एक स्मारक बनाया जाएगा, चित्तू पांडे। आगे बढ़ते हैं। सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनिनसेफलाइटिस के बारे में गलत कथनों का चयन करना है। टीकाकरण की कम कवरेज के कारण एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता उत्तर प्रदेश की बन गया है ये बीमारी। इसको SSP बोल सकते हैं आप शॉर्ट में। ये प्रोग्रेसिव फैटल ब्रेन डिसऑर्डर है जो मीजल्स होने के कई सालों बाद भी जो है उपज सकता है। ये चिल्ड्रेन और एडोलेसेंट को प्रभावित करता है एंड इज मोर कॉमन इन मेन देन वुमेन, मतलब आदमियों को ज़्यादा प्रभावित करता है, महिलाओं को कम। तो तीनों स्टेटमेंट इस बीमारी के बारे में सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, डी यहाँ पे सही है। आगे बिठूर महोत्सव। इस महोत्सव का आयोजन 21 से 23 मार्च तक उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित बिठूर में किया गया था, सही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर प्रतिभाग किया था, सही। और शेयर्ड कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए बिठूर महोत्सव मनाया जाता है। इन लोगों ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा है और जो नाना साहेब है उनका कंट्रीब्यूशन, तात्या टोपे कंट्रीब्यूशन, ये सब पढ़ा है। तो आपको पता है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश एक शेयर्ड हिस्टोरिकल हेरिटेज शेयर करते हैं 1857 के विद्रोह से एसोसिएटेड। अंतिम पेशवा जो नाना साहेब थे, जिनको जो है पेंशन पर रखा था बिठूर में ब्रिटिशर्स ने, वहाँ से विद्रोह इन्होंने किया था। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पर सही है, डी। 9 से 15 मार्च 2025 तक ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस जिले में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन किया गया था? ग्लूकोमा सप्ताह को बलरामपुर में जो है मनाया गया था। ग्लूकोमा या जो काला मोतिया जिसको बोलते हैं, ये डैमेज करता है ऑप्टिक नर्व को। ऑप्टिक नर्व ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर इन द आई
इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो बढ़ता जाता है आई में, उससे काला मोतिया हो जाता है और कई बार ब्लड शुगर बढ़ने से ये होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही कथन या कथनों का चयन करना है। 10 से 12 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाही किले में जौनपुर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। ये सही है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया था। भारत में माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर ये बनेगा। ये सही है, नोएडा में। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। अगला क्वेश्चन गलत कथन का, इसमें भी चयन करना है। भारत सरकार की जो पीएम मित्र योजना चल रही है, यानी कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल पार्क, तो इसके तहत देश में विभिन्न स्थानों पर पीएम मित्र पार्क बनेंगे। 1000 एकड़ का एरिया सिलेक्ट किया गया था काफ़ी दिन पहले। लखनऊ हरदोई बॉर्डर पर पीएम मित्र योजना के तहत एक जो है पीएम मित्र पार्क बनेगा। ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश के 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के प्रति जागरूक करने के लिए भारत का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया है। ये सही है। इसका नाम क्या है? क्लब एनर्जी इको क्रू। ये इस नाम से ये अभियान चलाया जाएगा, क्लब एनर्जी इको क्रू। ये इस क्रू का लक्ष्य लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मेरठ, आगरा और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों सहित 24 शहरों में 1000 स्कूलों में 5 लाख से अधिक छात्रों तक ये संदेश पहुंचाना कि आगे हमको सौर एनर्जी का यूज़ करना है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। दोनों ही सही हैं, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 276 गांवों में पीने के पानी में फ्लोराइड प्रदूषण का स्तर अत्यधिक पाया गया था? फ्लोराइड पॉल्यूशन का स्तर अत्यधिक पाया गया था सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र। WHO की जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है फ्लोराइड कंसंट्रेशन की वाटर में, वो 1.5 mg पर लीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने राज्य के किस जिले में सैयद सलार मसूद गाजी की याद में जो हर साल मेला होता था, नेज़ा मेला, इसको प्रतिबंधित कर दिया है। तो नेज़ा मेला जो लगता था, इसको अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया है। ये कहाँ पे लगता था ये बताना है। ये संभल में लगता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, संभल में। सैयद सलार गाजी के बारे में आप नहीं जानते तो महमूद गजनवी, जो गजनवी आक्रमण हुआ था भारत में, तुर्क आक्रमण, महमूद गजनवी का भतीजा था और सेनापति था सैयद सलार मसूद गाजी। रंगोत्सव 2025 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? मथुरा में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने। इसका आयोजन मथुरा के बरसाना में राधा बिहारी इंटर कॉलेज में किया गया था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? वाराणसी जनपद के कैथी के ढकवा गांव से प्रस्तावित है ये। तो कहाँ पे ये उत्तर प्रदेश की पहली डॉल्फिन सफारी खुलेगी? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन सफारी। भारत में भी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वे हुआ था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या डॉल्फिन की उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब डॉल्फिन की संख्या है, नंबर ऑफ डॉल्फिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई गई। सेकंड पोजीशन पर बिहार है, सेकंड पोजीशन पर बिहार। आगे, उत्तर प्रदेश के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? कानपुर देहात के भोगनीपुर में बनेगा भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क, चपरघटा गांव में। ये करेक्ट है? इनकरेक्ट नहीं है। PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी, मेक इन इंडिया पहल को बूस्ट मिलेगा। ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। आगे फिर उत्तर प्रदेश ने जायद की कितनी फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय लिया था? 9 नई फसलों को जायद सीजन में शामिल किया गया था KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के एम्बिट में, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एम्बिट में शामिल किया गया 9 नई फसलों को। ठीक है, 9 नई फसलों को जायद सीजन के लिए। बी यहाँ पे सही है, बी। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की लोन लिमिट जो है रिवाइज की गई है। आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि रिवाइज्ड लिमिट क्या हो गई है, पहले क्या थी और अब कितने तक का लोन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 6 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में एक और शक्ति रसोई खोलने का निर्णय लिया है? तो शक्ति रसोई गोंडा में खोली जाएगी। गोंडा में शक्ति रसोई खुलेगी एक नई, दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत, NULM के तहत ये ऑपरेट की जाएगी गोंडा में। ऑप्शन नंबर ए, गोंडा। 4 मार्च 2025 को काष्ठ कला के प्रमुख शिल्पकार और 2024 के पद्मश्री विजेता का निधन जो है वाराणसी में हुआ है। किस वर्ष पद्मश्री मिला था? जैसे मैंने बताया 2024 में इनको पद्मश्री मिला था। इनका निधन अभी हुआ है गोदावरी सिंह का। गोदावरी सिंह फेमस थे यहाँ पर लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए। इस कला को बनारस की गलियों से आगे ले जाकर देश दुनिया तक इन्होंने फैलाया था। वाराणसी में शिल्पकार गोदावरी सिंह का निधन हुआ था। उत्तर प्रदेश ने राज्य के कितनी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की है? 22,700 कह सकते हैं ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय बनाए जाएंगे। प्रति पुस्तकालय 4 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से।
प्रति पुस्तकालय 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में 11,000 से अधिक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएंगी, फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था झांसी में, झांसी में। तो झांसी में ही स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया था, और यहीं पर जो है कह सकते हैं स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया झांसी में। और ये म्यूजियम जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। झांसी स्पेस म्यूजियम हैज़ बीन स्टार्टेड अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन झांसी सिटी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 से 25,000 तक के मूल्य वाले भौतिक स्टाम्प यानी फिजिकल स्टाम्प पेपर है, इनको बंद करने का निर्णय लिया है। इसमें लिमिट निर्धारित की गई थी, या तो इनको यूज़ कर सकते हैं स्टाम्प विक्रेता, या तो इनको वापस कर सकते हैं 31 मई तक। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 31 मार्च तक की डेडलाइन दी गई थी कि ओल्ड स्टाम्प को या तो यूज़ कर लें या तो उसको रिटर्न कर लें। अब स्टाम्प जो है ई स्टाम्प चलते हैं उत्तर प्रदेश में, फिजिकल स्टाम्प नहीं चलते हैं, ई स्टाम्प चलते हैं। ई स्टाम्प जैसे पहले मान लीजिए रजिस्ट्री करानी है आपको, आपने स्टाम्प शुल्क जमा किया 5 लाख, तो 5-5 हज़ार के 100-200 स्टाम्प छप जाते थे। वैसा नहीं है, एक पेपर पर जो है सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसको ई स्टाम्प बोलते हैं। जैसे मकान वगैरह हाल में उत्तर प्रदेश में लिया होगा किसी ने, किसी के मदर या फादर ने, तो उन्हें पता होगा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओनली, वन ओनली। आगे 3 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उद्यमिता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया था? गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर में। इसका उद्घाटन मतलब ये आयोजन किसने किया था? उत्तर प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने। कौन सा कथन रॉन्ग है? वाराणसी के डोमरी में वन क्षेत्र बसाने का फैसला किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वाराणसी नगर निगम के डोमरी गांव के 350 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा, ये करेक्ट है। इसके बाद उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा की उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसके तहत कैंडिडेट्स में स्किल की क्वालिटी में सुधार किया जाएगा, ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, दोनों ही करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। मार्च 2025 में निम्नलिखित में से कहाँ पर डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत की गई थी? डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की जो है सीतापुर से शुरू किया गया था 1 मार्च 2025 में, सीतापुर से। इसको ग्राम पंचायत लेवल पर जो है लागू किया जा रहा है डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक को। ऑब्डू ग्रुप के साथ इन्होंने समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस स्थान पर रामायण आधारित थीम पर एक पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने रामायण पार्क, संस्कृति दर्शन पार्क और ग्रीनवुड पार्क की थीम पर कई सारे पार्क के निर्माण करने की शुरुआत कर दी है। तो गाजियाबाद ने रामायण थीम पार्क यहाँ पर स्टैब्लिश करने का निर्णय लिया था, बी। उत्तर प्रदेश में अभी 3 रीजनल रूरल बैंक्स को मर्ज करके एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाया गया है, इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, ये सही है। इसका नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा, मुख्यालय लखनऊ में होगा और इस बैंक को कहा जाएगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। 3 बैंकों को मर्ज करके एक नया आरआरबी बनाया गया, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। 3 बैंक जो मर्ज किए गए वो कौन कौन से हैं? एक जो है बड़ौदा यूपी बैंक, एक आर्यावर्त बैंक और एक प्रथमा बैंक। ये आरआरबीस उत्तर प्रदेश में फंक्शन कर रहे थे, इनको मर्ज करके एक ही बैंक बना दिया गया है जिसका नाम रहेगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। ठीक है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी 1 and 2 बोथ करेक्ट। 1 मार्च 2025 को कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमिता पार्क स्वावलंबनी की शुरुआत कहाँ से की गई थी? मेरठ से, मेरठ से। ए, कौन सा कथन रॉन्ग है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए 1890 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की थी, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि मुख्यमंत्री योगी जी ने प्रयागराज में शारदा केयर हेल्थ सिटी का लोकार्पण किया था, ये रॉन्ग है, क्योंकि शारदा केयर हेल्थ सिटी का लोकार्पण किया गया था नोएडा में, नोएडा, शारदा केयर हेल्थ सिटी नोएडा में। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2 इनकरेक्ट, ओनली 2। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में निर्माण किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, फिल्म यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश का पहला सेमी कंडक्टर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? फर्स्ट सेमी कंडक्टर पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी स्टैब्लिश्ड इन नोएडा, नोएडा में बनेगा। उत्तर प्रदेश का पहले सेमी कंडक्टर पार्क नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थापित किया जाएगा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रीजन में। ठीक है, नोएडा में खुलेगा उत्तर प्रदेश का पहला सेमी कंडक्टर पार्क। केंद्रीय श्रम एवं युवा मामलों के मंत्रालय को हेड करने वाले, खेलो युवा मामलों को मंत्रालय को हेड करने वाले मनसुख मंडाविया जी ने एसिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनके अनुसार एसिक ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कितने अतिरिक्त जिलों को अधिसूचित करके उत्तर प्रदेश में अपना कवरेज बढ़ाया है? तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को 15 और जिलों में एक्सटेंड किया गया उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ 2025 का, अप्रैल 2025 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
हमारे कोर्सेज चल रहे हैं यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी आरओ के री एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। आप इन गिवन नंबर्स पर किसी भी एक में व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। एग्रीमेंट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच यहाँ पर हुआ है। उत्तर प्रदेश में करीब 96 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं। इनके वित्तीय अवसरों को बढ़ाने के लिए एनएसई और उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया है। रजिस्टर्ड एमएसएमईज की संख्या के मामले में टॉप पर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ये भी पता होना चाहिए आपको। जितने भी रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं भारत में, उसमें सबसे पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का नंबर के मामले में। सर्वाधिक संख्या में एमएसएमईज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, ये काम करते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। एमओयू यूपी सीडा और आईआईटी बीएचयू के बीच हुआ था। आईआईटी बीएचयू के साथ यूपी सीडा इसलिए साथ आया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मजबूत करना है। हमारे एग्जाम में हो सकता है ये कुछ भी ना पूछे, आपसे सिंपल पूछ लेंगे कि फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ पर बन रहा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जा रहा है, मतलब इसके लिए लैंड वगैरह खरीद रहा है यूपी सीडा। ये बनाया जा रहा है ललितपुर बुंदेलखंड में। ललितपुर में फार्मा पार्क या फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। यूपी एग्री सर्विसेज का पेपर हुआ था, इसमें कुछ जीएस के प्रश्न आए थे लास्ट ईयर अगस्त में। उत्तर प्रदेश में औषधि पार्क कहाँ पर बनने जा रहा है, इन्होंने लखनऊ सही उत्तर माना था, जो कि बिल्कुल गलत है। ये ललितपुर में ही बनने जा रहा है। ललितपुर ऑप्शन में नहीं दिया था, पिछली बार भी मैंने प्रूव दिया था कि फार्मास्यूटिकल पार्क जो है और एक बल्क ड्रग पार्क, इसकी बात कहाँ पे चल रही है, ललितपुर में। तो अगर बल्क ड्रग पार्क पूछ लें, बल्क ड्रग पार्क ये कहाँ पर बनेगा, ललितपुर में। फार्मास्यूटिकल पार्क पूछ लें कहाँ पर बन रहा है या प्रक्रिया कहाँ पर चल रही है, ललितपुर में ही। अपॉइंटमेंट सेक्शन पर आ जाते हैं। न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष बने, यानी कि न्यू चेयरपर्सन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के कह सकते हैं चेयरपर्सन बने। चेयरपर्सन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होगा, 4 ईयर्स, और 67 साल तक या ये आयु प्राप्त कर लें, कोई भी जो पहले हो जाए कंडीशन, उस तक इनका कार्यकाल रहेगा। यानी 4 साल तक रहेगा, 4 साल खत्म कार्यकाल खत्म, या 4 साल पूरा होने से पहले ही 67 साल की आयु के हो गए तब कार्यकाल इनका खत्म हो जाएगा। अब आ जाएंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग स्कोच पुरस्कार में। स्कोच पुरस्कार में इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल जो उत्तर प्रदेश पुलिस चलाती है, जो माफिया, पॉक्सो संबंधित, जो रेप संबंधित कई सारे जघन्य अपराध हैं उनकी कार्रवाई करने के लिए, दोषियों को पकड़ने के लिए, पकड़ने के बाद अदालती प्रक्रिया चलाने के लिए, जांच इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पोर्टल उत्तर प्रदेश पुलिस ने बनाया है। ठीक है, इसको स्कोच ग्रुप द्वारा सम्मानित किया गया है। जांच, अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल, पुलिस और सुरक्षा की श्रेणी में इस पोर्टल को सम्मानित किया गया है स्कोच अवार्ड्स में। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का इनिशिएटिव है और इसको अवार्ड किया गया, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा दिए जाने वाला एक प्राइवेट पुरस्कार है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का कोई विभाग नहीं देता है। ये अवार्ड किसको मिला है, निखिल सिंघल को। निखिल सिंघल फाउंडर हैं वाइगर मीडिया वर्ल्ड वाइड और अध्यक्ष या प्रेसिडेंट है नोएडा हाई राइज फाउंडेशन के। ठीक है, नोएडा हाई राइज फाउंडेशन के अध्यक्ष और वाइगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के फाउंडर हैं। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिक रिलेशंस इंडस्ट्री, इसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से। आगे आ जाते हैं। बौद्धिक संपदा पुरस्कार या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड, ये टॉप इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट पेटेंट्स की श्रेणी में आईआईटी कानपुर को मिला था। आईआईटी कानपुर से यह पुरस्कार कलेक्ट किया था प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने, जो डायरेक्टर हैं आईआईटी कानपुर के। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा ये अवार्ड जो है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इनको दिया गया था मार्च 2025 में। इस अवार्ड के अलावा वीपो नेशनल अवार्ड फॉर वीपो यूजर्स ये भी मिला था आईआईटी कानपुर को। ठीक, तो आईआईटी कानपुर को नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड में टॉप इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स पेटेंट्स की कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। आगे स्कीम्स कैंपेन कई सारे चर्चा में रहे थे अप्रैल मंथ 2025 में उत्तर प्रदेश में। तो अनंत नगर आवासीय योजना, अनंत नगर हाउसिंग स्कीम जो है ये एलडीए लागू कर रहा है, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है। अनंत नगर हाउसिंग स्कीम योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शुभारंभ किया था। तो यहाँ पे आवास बनाए जा रहे हैं, हाउसेस बनाए जा रहे हैं अनंत नगर हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक बार चर्चा में है, ये पहले से चल रही स्कीम है, ये कोई नई स्कीम नहीं आई है, इसमें उत्तर प्रदेश ने संशोधन किया है। पहले बेटी के विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपये की सहायता दी जाती थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब इसको महंगाई को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए 1 लाख रुपये बढ़ा करके कर दिया गया है। इसमें एक और संशोधन किया गया है कि पहले जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था कि परिवार की अधिकतम आय जो है 2 लाख मतलब ये 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अब इसको महंगाई के चलते बढ़ा दिया गया कि 3 लाख रुपए तक की आय सीमा जिनकी है वो लोग भी इस योजना का भाग बन सकते हैं। अब इसमें हमसे ये पूछ सकते हैं कि ये 1 लाख रुपए किस तरीके से मिलेंगे। 60,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे, 25,000 रुपये कपड़े, उपहार और आवश्यक सामान खरीदने हेतु मिलेंगे, 15,000 रुपये शादी के आयोजन पर होने वाले खर्च में लगा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से 1 लाख रुपये की सहायता उत्तर प्रदेश सरकार देती है चीफ मिनिस्टर मास मैरिज स्कीम के अंतर्गत।
अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने लिख दिया है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे आपने देखा था हाल के यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर बहुत डिटेल में पूछा जा रहा है। तो योजना की पात्रता की शर्तें क्या है? पात्रता की शर्तें यहाँ पर मैंने लिख दी हैं कि पेरेंट्स ऑफ द गर्ल शुड बी नेटिव रेजिडेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। जिस लड़की की शादी हो रही है उसके पेरेंट्स को उत्तर प्रदेश का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए। कन्या या कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन या जरूरतमंद हो, 3 लाख रुपए वार्षिक आय अधिकतम, उससे ज़्यादा आय होगी तो नहीं मिलेगा स्कीम का लाभ। परित्यक्ता तलाकशुदा महिला है, कानूनी रूप से तलाक हो गया हो तो पुनर्विवाह के लिए भी ये एलिजिबल होगी कन्या। अविवाहित हो या तलाकशुदा हो, कानूनी रूप से जो है अगर अलग हो चुके हैं पहले, तो उसके विवाह के लिए भी राशि मिलेगी। जैसे एग्जाम में मान लो पूछ लें कि मुख्यमंत्री ये सामूहिक विवाह योजना है, इसमें परित्यक्ता या फिर तलाकशुदा महिलाएं, उनको राशि नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है, उनको मिलेगी। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो उसको प्राथमिकता मिलेगी। मतलब अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो दिव्यांग लोगों को और ऐसे निराश्रित कन्या को, विधवा महिला को प्रायोरिटी बेसिस पर इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 2.0 नीति उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। इनका उद्देश्य एक जिला एक उत्पाद योजना जो है उसको आगे बढ़ाना। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण दिया गया था पहले फेज में, तो जो लाभार्थी ऋण ले चुके हैं और ऋण चुका चुके हैं उनको सेकेंड बार इस फेज में ऋण दिए जाने की बात कही जा रही है, वो भी कम ब्याज पर। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, आप किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार करते हैं और उस जिले का जो 1 प्रोडक्ट है, जैसे हम अगर देखें औरैया का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देसी घी है, फूड प्रोसेसिंग में देसी घी, तो कोई भी देसी घी का उद्योग मान लीजिए औरैया में लगाता है तो सरकार इसमें पैकेजिंग के लिए हेल्प करेगी, घी की मार्केटिंग के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, और कई बार अगर आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है तो उसके लिए लोन का भी कंपोनेंट है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नीति उत्तर प्रदेश सरकार की इस तरीके से चलेगी। इसके बाद 1 KGBV 1 गेम स्कीम जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। उत्तर प्रदेश में जैसे कई सारे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, इसमें पढ़ने वाली बालिकाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 1 KGBV यानी कि 1 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और एक स्पोर्ट, हर कह सकते हैं विद्यालय में एक स्पोर्ट को प्रमोट किया जाएगा, जिससे वहाँ पर रहने वाली लड़कियाँ उस स्पोर्ट में एक्सेल कर सकें। पहले चरण में 746 जो स्कूल्स हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी वाले, उनमें से 150 को कवर किया जाएगा। आगे रेशम सखी योजना। रेशम सखी योजना उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग ने चलाई है। रेशम सखी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे रेशम कीट पालन अभी उतना प्रचलित नहीं है उत्तर प्रदेश में जितना कि अन्य स्टेट्स में है, जैसे भागलपुर बिहार में है या फिर साउथ के स्टेट्स में। तो रेशम सखी योजना में विमेन को एम्पावर किया जाएगा, रूरल विमेन को खास करके इनको ट्रेनिंग दी जाएगी सिल्क वॉर्म रेयरिंग की, क्योंकि जो ये कह सकते हैं रेशम कीट पालन है एकदम से नहीं कोई सीख जाता, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। इससे अगर रेशम कीट पालन लोग सीख गए तो मलबरी सिल्क और टसर सिल्क अपने घर पर बना करके बेच सकते हैं। तो इनको ट्रेनिंग कहाँ पर दिलाई जाएगी? मैसूर कर्नाटक में दिलाई जाएगी, और टसर सिल्क रेयरिंग इनको प्रोवाइड की जाएगी रांची झारखंड में। तो सबसे उच्च कोटि का जो सिल्क होता है मलबरी सिल्क, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी मैसूर में। मैसूर में ट्रेनिंग दी जाएगी क्योंकि सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहीं पर है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड का भी हेडक्वार्टर वहीं पर है। आगे मथुरा हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना, इसका भी अनाउंसमेंट हुआ है। यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको बनाने की बात आगे बढ़ा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर को इसमें कनेक्ट किया जाएगा। 6 किलोमीटर का मिनी लिंक एक्सप्रेसवे इस पर बनाया जाएगा। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में हेरिटेज कॉरिडोर बनाए जाने का फैसला किया गया है, अयोध्या और काशी की तर्ज पे। क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना है, कनेक्टिविटी को बेसिकली इंप्रूव करना है कि आप डायरेक्टली जो है यमुना एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर की तरफ जा सकें बिना मतलब कह सकते हैं सिटी में एंटर किए हुए और जाम में फंसे हुए। इसके बाद केंद्र सरकार की योजनाएं जो उत्तर प्रदेश से कंसर्न रखती हैं कहीं ना कहीं, जैसे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, जिसको प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बोलते हैं, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम बेसिकली बोलते हैं। तो इसका क्रियान्वयन देश भर में किया जा रहा है। इसके क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। इसके इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर हासिल की है उत्तर प्रदेश स्टेट ने। PMFME बेसिकली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम यानी कि आपको उद्योग लगाने के लिए सरकार से लोन मिलता है और उसको सब्सिडाइज किया जाता है। तो लोन अप्रूवल में यहाँ पर पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश की। 101 दिन एवरेज लगते हैं इस स्कीम के तहत माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को लोन प्राप्त करने में। अन्य राज्यों में जैसे 110 दिन लगते हैं, बिहार में 190 दिन करीब लग जाते हैं, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में 110 दिन में माफ कीजिएगा 101 दिन में लोन प्रोसेस कर दिया जाता है जो भी इस स्कीम के लाभार्थी हैं उनको। ठीक है, इस योजना को आत्मनिर्भर अभियान के तहत वर्ष 2020 में शुरू किया गया था, इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है। अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करता है ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, भारत सरकार की मिनिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग। PM कुसुम और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये काफ़ी चर्चा में थे इस साल।
तो पीएम कुसुम योजना में भी जो 2019 में आई थी और पिछले साल लॉन्च हुई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लागू कर रहा है उत्तर प्रदेश, काफ़ी आगे बढ़ रहा है इंस्टॉलेशन के मामले में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे फरवरी में 2024 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य है 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराना, उनके घर पर रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करवा करके। रूफटॉप सोलर लगाने के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है यहाँ पर और सपोर्ट भी करती है। पूरा ऑनलाइन सिस्टम बना दिया गया है कि आप अप्लाई करिए, आपके घर पर जब सोलर पैनल लग जाएगा और जो है नेट मीटरिंग हो जाएगी, उसके बाद सब्सिडी आपके डायरेक्टली बैंक खाते में आ जाएगी डीबीटी के माध्यम से। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर मेरा स्ट्रेस रहा इस साल, इसमें क्वेश्चन भी अब पूछे जाने लग रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसमें अभी जो वीपीओ मेंस का पेपर हुआ था, इसमें सवाल आया था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय घरों में पहले 2 किलोवाट क्षमता के लिए प्रति किलोवाट सब्सिडी क्या है? प्रति किलोवाट सब्सिडी की राशि जो है प्रथम 2 किलोवाट तक 30,000 रुपये प्रति किलोवाट है। यानी 2 किलोवाट का मीटर अगर लगाएंगे 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट के मीटर में राशि मिलेगी 30,000, 2 किलोवाट में 60,000 रुपये सरकार देगी। और अगर 3 किलोवाट का लगेगा तो मैक्सिमम 78,000 रुपये की राशि सरकार देगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रथम 1 से 2 किलोवाट, 1 किलोवाट में 30,000 रुपये, 2 किलोवाट तक में 60,000 रुपये की सब्सिडी आएगी। और 3 किलोवाट का मान लीजिए मीटर लगाते हैं तो प्रथम 2 किलोवाट के लिए 60,000 और तीसरे किलोवाट के लिए 18,000, तो मैक्सिमम सब्सिडी जो है 78,000 रुपये सरकार की तरफ से आएगी। ठीक है, इस योजना की लॉन्च डेट है 13 फरवरी 2024। इसके उद्देश्य लिखे हुए हैं घरों में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, रूफटॉप सोलर पावर इंस्टॉलेशन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग का संवर्धन करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। और मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ सरकार के डेटा के हिसाब से 8 लाख लग भी चुके हैं। ये आरएस पेपर ने पूछा था जो है इसके बारे में क्वेश्चन, तो इससे भी आपको अंदाजा मिल जाएगा क्या क्या इसमें याद रखना है। इस वजह से पूछा गया है कि इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक फ्री बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों में सौर संयंत्र स्टैब्लिश किए जाएंगे। ये सही है कथन। फिर इसमें पूछा गया था कि प्रोविजन फॉर 30% सब्सिडी फॉर द सेटिंग अप रूफटॉप सोलर पावर प्लांट। इसमें 30% का नहीं प्रावधान है, प्रथम 2 किलोवाट के लिए 60% का प्रावधान है और अगले 1 किलोवाट के लिए 40% सब्सिडी का प्रावधान है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम 2 किलोवाट की लिमिट के लिए 60% सब्सिडी इंस्टॉलेशन कॉस्ट की और अगले 1 किलोवाट के लिए 40% है। इसमें 30% दिया तो ये गलत हो जाएगा। इस पर है कि 100% ऑनलाइन सिस्टम सरकार ने बनाया है, पोर्टल डेडिकेटेड बना दिया जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करिए, एप्लीकेशन डालिए, अपना अप्रूवल भी ऑनलाइन होगा और जब रूफटॉप सोलर पावर इंस्टॉलेशन हो जाएगा तब आप जो है सरकार से सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दीजिए। सब्सिडी डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से खाते में आएगी। प्रोविजन ऑफ लोन एट बैंक इंटरेस्ट ऑफ 4% टू ईच एप्लीकेंट। जो बैंक इंटरेस्ट लगेगा वो 7% का होगा। अगर मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं पूरे, आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। कोलेट्रल फ्री लोन की सुविधा है, 7% की ब्याज दर से आपको 3 किलोवाट तक का सोलर पावर इंस्टॉलेशन कराने के लिए लोन भी मिल जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में काफ़ी जरूरी मान रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए भी, तो इन क्वेश्चन के आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। अगर इन क्वेश्चन के आंसर आपने सफलतापूर्वक कर लिए तो इसका उत्तर है, मतलब ये आशय बनेगा कि आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अच्छे से समझ लिया है। अब आ जाते हैं भारत में प्लास्टिक पार्क योजना पर। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भारत सरकार की योजना है। विभिन्न राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्क बनने की अनुमति दे दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी एक बनेगा, ये ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक पार्क योजना के तहत उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर बनेगा? गोरखपुर में। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित करना, समन्वित करना है। ठीक है, रोजगार के संसाधन बढ़ाने हैं। प्रति परियोजना हर एक जो प्लास्टिक पार्क बनेगा उसमें 40 करोड़ रुपए की सीमा के अंतर्गत जो है ग्रांट प्रदान करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे है ऑबिचुरी सेक्शन। ऑबिचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी एक कलाकार की है। कथक कलाकार और कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया, जिनको कुमी बेन कहा जाता था, ये नहीं रही हैं। 94 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म भी वहीं पर हुआ था, लेकिन इनका कनेक्ट क्या है उत्तर प्रदेश से? इनका कनेक्ट यह है कि नृत्य की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने जयपुर घराने के पंडित सुंदर प्रसाद से प्राप्त की थी। हालांकि बाद में लखनऊ घराने के महान नृत्याचार्य पंडित शंभू महाराज से भी इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। लखनऊ घराने से भी कहीं ना कहीं ये जुड़ी रही। लखनऊ घराने के टीचर से इन्होंने सीखा था। हालांकि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने डांस आर्ट की प्राप्त की थी जयपुर घराने से। घराने का मतलब स्कूल ऑफ आर्ट होता है। पुरस्कार सम्मान अगर देखें तो देख लीजिएगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला। 2010 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला इनको। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2002 में कालिदास सम्मान इनको मिला। 2025 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, जो भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद सीधे भारत रत्न होता है, वो इनको अभी नहीं मिला। हो सकता है आगे मरणोपरांत मिले, तब हम देखेंगे। स्पोर्ट्स पे देखेंगे हम लोग। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी झांसी में, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। 30 टीमों ने इस पर पार्टिसिपेट किया था। इसमें तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा था, मणिपुर से हार गया था।
विनिंग टीम यहाँ पर रही थी, इस टूर्नामेंट को जीता था पंजाब ने, रनर अप रहा था मध्य प्रदेश की टीम, मध्य प्रदेश हॉकी टीम। आगे सांसद खेल महाकुंभ, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में हुआ था। उद्घाटन किया स्वयं रक्षा मंत्री जी ने। प्रतियोगिता को 2 श्रेणी में आयोजित किया गया था, जूनियर कैटेगरी कक्षा 9 से 12 तक के छात्र इसमें शामिल थे, और सीनियर कैटेगरी। इसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो आदि खेल शामिल किए गए थे, और कुछ स्वदेशी खेल भी थे जैसे कालेरे पट्टू, योगासन और मल्लखंब। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर आ जाते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आ गई थी। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने वीबॉक्स के साथ मिलकर के बनाई थी। गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्रों में शीर्ष राज्य में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया था। क्रिटिकल थिंकिंग श्रेणी में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश था। इन 2 कैटेगरीज में शीर्ष पर था, गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्रों में और क्रिटिकल थिंकिंग के मामले में। उत्तर प्रदेश को फर्स्ट रैंक यहाँ पर दिया गया था अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज के टर्म्स में, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज फॉर यूथ, और उत्तर प्रदेश को सेकंड रैंक यहाँ पर दिया गया था प्रिफर्ड स्टेट के रूप में, जबकि तमिलनाडु को फर्स्ट रैंक इसमें दिया गया था प्रिफर्ड स्टेट के रूप में। अंग्रेजी दक्षता के मामले में 3rd पर उत्तर प्रदेश, कुल रोजगार प्रतिशत के मामले में 6th पर था। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनुअल हेल्थ रिपोर्ट आई थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से। इसमें लेटेस्ट डेटा आया था, जैसे IMR पूछ लेते हैं कई बार उत्तर प्रदेश का, तो राज्य में IMR 2025 में 38 है, 1000 जीवित जन्मों पर 38, और नवजात मृत्यु दर यानी NMR न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट कितनी है, 1000 पर 28। राष्ट्रीय औसत IMR 28 है, और NMR 20 से थोड़ा ज़्यादा ही पाया गया है। उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। रिपोर्ट में संस्थागत प्रसव के मामले में उत्तर प्रदेश को कम प्रदर्शन वाला राज्य बताया गया, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यहाँ पे कम होती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली मृत्यु के मामले में देश में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है। तो जब भी क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना उत्तर प्रदेश के हेल्थ केयर सिस्टम का, तो ये डेटा आप लोग लेटेस्ट वाला डाल सकते हैं अपने मेंस पेपर में भी। आ जाते हैं हम लोग MCQ सेक्शन पे। टेक कृति चर्चा में था। टेक कृति एक टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल था, एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल इसको बताया गया था मीडिया में। ये कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, बेसिकली कहाँ पे, IIT कानपुर में। इसको इनॉग्रेट किया था CDS जनरल अनिल चौहान ने। तो फर्स्ट यहाँ पर सही है, सेकंड यहाँ पे सही है। द फेस्टिवल वॉज बेस्ड ऑन द थीम एवरीथिंग फ्लोज, ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा D, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। टेक कृति फेस्टिवल मनाने की शुरुआत IIT कानपुर ने 1995 में की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ सांप अहतुल्ला लॉन्गरोस्ट्रिस लंबी थूथन वाला बेल सांप खोजा गया था? लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक, ये खोजा गया था दुधवा टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर A, दुधवा टाइगर रिजर्व में खोजा गया था। इससे पहला ऐसा सांप केवल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया था, जो वेस्ट चंपारण बिहार में पड़ता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इसका आयोजन 3 से 5 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया था, ये रॉन्ग है। इसका आयोजन डेट भी गलत दिया है और स्थान भी उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में 21 से 23 मार्च को इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहयोगी संस्था गीता शोध संस्थान और क्रांति धारा साहित्य अकादमी मेरठ द्वारा आयोजित किया गया था, ये सही। इसका ऑब्जेक्टिव है लिटरेरी और कल्चरल रिलेशंस जो इंडिया और नेपाल के बीच हैं उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको मजबूत किया जाए, ये सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा B, 2 और 3 करेक्ट, केवल 2 और 3। आगे प्रश्न है, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के राजा को सारनाथ शैली में निर्मित ध्यान मुद्रा में पीतल की बुद्ध प्रतिमा भेंट की थी? ब्रास बुद्धा स्टैचू इन ध्यान मुद्रा में बनी सारनाथ स्टाइल की जो ये स्टैचू है, ये भेंट की थी। स्टैचू या फिर कह सकते हैं एक फिगराइन भेंट किया। थाईलैंड के जो राजा हैं उनको प्रेजेंट किया था। थाईलैंड के राजा महावजीरा लोंगकोर्न को ध्यान मुद्रा में पीतल की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा और रानी को जरी की कढ़ाई की गई रेशमी शॉल भेंट की थी। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पेंतोंग तार्न शिनावात्रा, इनको पीतल का डोकरा मोर और उनके कह सकते हैं पति को चांदी सोने से बना कफलिंक भेंट किया था। और थाक्सिन शिनावात्रा जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको इन्होंने क्या भेंट किया? ब्रास अर्ली, यानी कि पीतल से निर्मित एक दिया मोर और कह सकते हैं डिजाइन बना हुआ दिया पात्र इनको भेंट किया था। तो सारनाथ स्टाइल जो है इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे हुआ था? कुषाण काल में हुआ और गुप्त काल में कला अपने उच्चतम शिखर तक पर पहुंची थी सारनाथ कला शैली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने कच्चे तेल के विशाल भंडार की खोज की थी? कच्चे तेल के विशाल भंडार खोजे गए थे बलिया में। पहली बार हम लोग कह सकते हैं कि गंगटिक वैली में ONGC को जो है ऑयल डिपॉजिट्स मिले हैं या फिर उनका एक्सप्लोरेशन उन्होंने चालू किया है। ये जो ऑयल डिपॉजिट्स हैं, चित्तू पांडे जो फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने भारत छोड़ो के दौरान यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की थी बलिया में, उन्हीं के परिवार वालों के फील्ड पर ये मिला है। उनसे जो है ONGC ने लीज पर ले लिया है खेत।
आगे उत्तर प्रदेश डिजिटल लेन देन के मामले में कौन सा कथन सही है? डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, फर्स्ट रैंक यहाँ पर मिली है, पहला स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को राजकोषीय स्थिति के मामले में फ्रंट रनर प्रदेश घोषित किया गया था। एक नीति आयोग ने अभी फिजिकल पोजीशंस पर एक रिपोर्ट निकाली थी, इसमें उत्तर प्रदेश को विभिन्न पैरामीटर्स पर फ्रंट रनर स्टेट घोषित किया गया था। ये सही है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा केवल 2, ओनली 2 यहाँ पे करेक्ट है, ओनली 2। आगे क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में प्रथम स्थान इसलिए मिला है क्योंकि कई सारी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ यहाँ के नागरिकों को डीबीटी के माध्यम से मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। 7 अप्रैल 2025 को वाराणसी के सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 103 नंबर की जयंती मनाई गई थी यहाँ पर पंडित रविशंकर की, 7 अप्रैल 2025 को। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, 103। कई सारे अवार्ड इनको मिले हैं। 7 अप्रैल 1920 को इनका जन्म हुआ था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 में, पद्म भूषण, कंसर्ट फॉर बांग्लादेश के एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान। इनको भारत रत्न कब मिला था? 1999 में, ये जरूर ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सिस्टम फॉर प्रिवेंटिंग थेफ्ट ऑफ व्हीकल। सिस्टम फॉर प्रिवेंटिंग थेफ्ट ऑफ व्हीकल, ये सिस्टम डेवलप किया गया था शिशुपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सेक्टर 39 में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर इन्होंने एक कह सकते हैं एंटी थेफ्ट सिस्टम डेवलप किया। ये सही है। इसको, इस उपकरण को अगर आप अपने कह सकते हैं व्हीकल में लगा देंगे तो उस खोए हुए व्हीकल को या चोरी किए गए वाहन को ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 4 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किस जिले में रोहिन नदी पर बने बहुप्रतीक्षित बैराज का लोकार्पण किया? काफी दिन से ये बैराज बन रहा था, इसका लोकार्पण फाइनली कर दिया गया है महाराजगंज में, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। सी यहाँ पर सही है, महाराजगंज। इसमें डायरेक्ट इरिगेशन मिलेगा 7000 एकड़ की कल्टीवेबल लैंड को, 86 मीटर करीब लंबा ये है बैराज, रोहिन रिवर पर बनाया गया है महाराजगंज में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम जो अनाउंस किया गया था अप्रैल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछा है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया था कि जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम ये महाराणा प्रताप के नाम पर रखेंगे, ये गलत है स्टेटमेंट। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर जीरो पॉवर्टी इनिशिएटिव चलाएगा उत्तर प्रदेश। राज्य के सभी वंचितों को बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने का उद्देश्य है और पॉवर्टी की स्थिति से बाहर लाना कुल मिलाकर उद्देश्य है। तो सेकंड तो सही है स्टेटमेंट, आंसर सही हो जाएगा इसमें। ओनली वन इनकरेक्ट है, वही पूछा है हमसे, ओनली 1। इसको BR अम्बेडकर जी के नाम पर चलाया जाएगा। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर इसको अनाउंस किया गया था। पहले चरण में 14 से 15 लाख परिवार तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ग्राम पंचायत लेवल पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। जैसे जैसे और डिटेल इसके बारे में आएगी हम लोग इसको बताएंगे, क्योंकि पॉवर्टी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक UPPSC का, और उत्तर प्रदेश में कोई पॉवर्टी हटाने संबंधित इनिशिएटिव चल रहा है तो वो तो बहुत जरूरी है ही। 1 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को किस राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था? उत्तर प्रदेश के फायर डिपार्टमेंट को गोवा की सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। ये फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई थी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गोवा में, पणजी में। उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में उत्कृष्ट अग्निशमन और आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए ये रिकॉग्निशन मिला था गोवा सरकार से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। प्रश्न निम्नलिखित में से किस नगर में उत्तर प्रदेश का पहला अपशिष्ट से CNG प्लांट स्थापित किया जा रहा है? अपशिष्ट से CNG निर्मित करने वाला प्लांट बनाया जा रहा है प्रयागराज में। वेस्ट टू CNG प्लांट प्रयागराज बनेगा, उत्तर प्रदेश का पहला होगा और देश का दूसरा होगा। भारत का पहला और एशिया का लार्जेस्ट जो है ये अनाउंस किया गया था पिछले साल ही इंदौर में, ये सेकंड बन रहा है, देश का दूसरा, और उत्तर प्रदेश का पहला प्रयागराज में। इंडिया फर्स्ट वेस्ट टू बायो CNG प्लांट ये इंदौर में बना है गोवर्धन स्कीम के तहत, ये ध्यान रखना है। इंडिया सेकंड पूछ लें तो जो है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश फर्स्ट पूछ लें तो प्रयागराज। आगरा नगर निगम की कान्हा गौशाला के बारे में क्या सही है? गौशाला चर्चा में रही थी, यहाँ पर 2 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, ये करेक्ट है। जब ये प्लांट बन जाए, मतलब ये संयंत्र लग जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश की पहली गौशाला होगी जहाँ पर लार्ज स्केल पर रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाएगी, ये सही है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने के मुख्यमंत्री जी ने कितने वर्ष के अंदर राज्य में गरीबी उन्मूलन करने की योजना की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री जी ने जब अपना जीरो पॉवर्टी इनिशिएटिव अनाउंस किया जो अंबेडकर जी के नाम पर चलेगा, इन्होंने कहा कि 3 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी वाला स्टेट बना देना चाहते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से पॉवर्टी को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन अब देखते हैं योजना को अनाउंस होते होते कितने दिन लग जाते हैं। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के 21 उत्पादों को GI प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। ठीक है,
इन 21 प्रोडक्ट्स में से कौन कौन से शामिल हैं ये आपको बताना है। तो इन 21 प्रोडक्ट्स में बनारस की शहनाई है, जीआई प्रोडक्ट है। मथुरा की सांझी शिल्प है। बनारस की भरवा मिर्च है। बरेली की जरदोजी है। जौनपुर की इमली है। तो सभी हैं, डी यहाँ पे सही है। ये एक बार देख लीजिएगा, कई बार ये जो नए प्रोडक्ट्स अनाउंस होते हैं जीआई टैग्ड, इनके बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि कौन किस सिटी का या किस नगर का जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। जौनपुर की इमरती को जैसे मिला है, ठीक है। खीरी की थारू जरदोजी को मिला है। आगरा के पत्थर की जड़ाई को, चित्रकूट की लकड़ी शिल्प को, प्रयागराज की मूंज को, बरेली की जरदोजी को, बुंदेलखंड की काठिया गेहूं को, पीलीभीत की बांसुरी को, बनारस की धातु ढलाई शिल्प को, मथुरा की सांझी शिल्प को, बनारसी तबला को, बनारसी भरवा मिर्च को। तो ये एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा नोट्स में। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स कितने पहुंच चुके हैं? 77 हो चुके हैं। तमिलनाडु के पास 66 है। तो सर्वाधिक जीआई प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश के पास हैं इस समय। वाराणसी के पास कुल मिला करके 32 जीआई टैग हो गए हैं कुल मिला करके। अप्रैल महीने 2025 में भारत सरकार के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में कितनी फैक्ट्रियों का पंजीकरण हुआ है? तो यहाँ पर रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं 3318, ठीक है, 3318, डी यहाँ पे सही है। तो टोटल फैक्ट्रीज नहीं है, सिर्फ उतनी फैक्ट्रीज हैं जिनको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रजिस्टर किया गया है। आगे है फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन, जिन्होंने राफेल दिया है भारत को। इन्होंने किस नगर में भारतीय वायुसेना के राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य करने का निर्णय लिया है? यानी कि यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन एमआरओ यानी कि मरम्मत रखरखाव और ओवरऑल सेंटर एक बनाना चाहती है मिराज 2000 की मरम्मत रखरखाव और ओवरऑल के लिए, जिसमें राफेल का भी होगा। तो ये कहाँ बनेगा? नोएडा एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में। नोएडा एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश में। इंडियन एयरफोर्सेस का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है मिराज 2000 और राफेल, इसके लिए मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल फैसिलिटी एक डेवलप करेगी डसॉल्ट एविएशन। हमारा आंसर कहाँ हो जाएगा? नोएडा में। ये कहाँ पे अपनी फैसिलिटी लगाएंगे डसॉल्ट एविएशन वाले? नोएडा में। नोएडा में एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स के भीतर। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महंगी दवाओं से मरीजों को राहत दिलाने के लिए प्रदेश में कितने नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? 1100 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, सी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है, खबरों में रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? बीएचयू वाराणसी के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की शोध टीम ने फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है, ये सही है। ये सम्मान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया था, ये रॉन्ग है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये सम्मान दिया था। यहाँ पर ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस समिट हुई थी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात में, वहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था बीएचयू के, कह सकते हैं, स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की रिसर्च टीम को सम्मानित किया था गृह मंत्री जी ने। हमारा आंसर इस पे सही हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली टू। भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को बैक्टीरिया और गाय के गोबर से बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीक के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो बैक्टीरिया से और काऊ डंग से बायोप्लास्टिक बनाने का यहाँ पे पेटेंट दिया गया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, इसको, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 7 जिलों के बांधों जलाशयों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। कौन सा एक जिला इन 7 स्थानों में शामिल नहीं है? तो चंदौली नहीं शामिल है, बाकी सब जगह डैम्स हैं। सोनभद्र में, बांदा में, महोबा में इनको टूरिज्म हब के रूप में बनाया जाएगा या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। कौन कौन से बांध हैं? जैसे गुंटा डैम जो है ये चित्रकूट में, अर्जुन डैम जो महोबा में है, धंधरौल गढ़मऊ लेक जो झांसी में है, मझौली सागर तो सिद्धार्थनगर में है, नवाब टैंक जो बांदा में है, इनको इको टूरिज्म के डेस्टिनेशंस के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार प्रमोट करने वाली है। आगे आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में एक नई फॉल्ट लाइन की खोज की है, जिससे भविष्य में बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के इलाकों में भूकंप आने की संभावना बढ़ सकती है। ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में 8 गुना वृद्धि हुई है, ये गलत है। पिछले 8 वर्षों में 10 गुना वृद्धि हुई है, ये सरकार का एस्टिमेट है कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन स्टेट में 10 टाइम्स बढ़ गया है पिछले 8 सालों में। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ओनली 1। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1, करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार का टारगेट है 2026-27 तक सौर ऊर्जा के उत्पादन को 22,000 मेगावाट तक पहुंचा देना है, 22,000 MW। आगे क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में वित्त मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख ग्रामीण बैंकों के विलय की घोषणा की थी। कौन सा बैंक इस विलय में शामिल नहीं है? तो 3 बैंकों को विलय किया गया था, वो 3 है, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यवर्त ग्रामीण बैंक। इन सभी को मर्ज करके एक नया बैंक बना दिया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बना दिया गया है।
आप हमको एक कमेंट करके बताइए, मैंने आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ाते समय बताया था कि कौन सी वो कमेटी है जिसने रीजनल रूरल बैंक्स के मर्जर की सिफारिश की थी, और वो समिति की कब अस्तित्व में आई थी, कब उसने रिपोर्ट सबमिट की थी, ये बता सकते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार की सामान्य नागरिक मामलों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर आलोचना की थी। मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस को कहा था कि जहाँ पर सिविल केस दर्ज करना चाहिए वहाँ पर आप क्रिमिनल केस क्यों दर्ज कर रहे हैं, ये करेक्ट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज अकाउंटिंग फॉर 7% ऑफ द नेशनल टोटल। जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उसका 27% भाग उत्तर प्रदेश में है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ युद्ध से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाते हुए 2030 तक अपने निर्यात को कितना गुना करने का लक्ष्य रखा है? यूपी ने टारगेट रखा है कि अपने जो कह सकते हैं एक्सपोर्ट को 3 गुना कर लेंगे, 3 टाइम्स। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें बी, 3 टाइम्स। आगे क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में जारी वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार गारंटी देने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य किस स्थान पर है देश में? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फर्स्ट, ए यहाँ पे सही है। और सेकंड पर कौन है? केरल। थर्ड पर आंध्र प्रदेश, फोर्थ पर राजस्थान। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी की थी, 217 रुपये से बढ़ा करके 252 रुपये इसको कर दिया था। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक सत्र 2025-26 से राज्य के मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में से किस शिक्षा में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया है? स्टेट रिकॉग्नाइज्ड और एडेड मदरसास जो हैं उसमें क्लास नंबर 1, 2, 3 में, यानी कक्षा 1, दूसरी और तीसरी में एनसीईआरटी करिकुलम लागू किया गया है, डी यहाँ पे सही है। भारत में पहली बार साइबर कमांडो टीम का गठन किया गया था। 36 साइबर कमांडोज यहाँ पर बनाए गए थे। साइबर कमांडोज की टीम आईआईटी कानपुर ने बनाई थी यहाँ पर गृह मंत्रालय के निर्देश पर। जबकि सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के निर्देश पर टीम गठित की गई थी, गलत है। जो साइबर वाली चीज़ें जो हैं ये देखती है गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय के कहने पर आईआईटी कानपुर ने 36 साइबर कमांडोज या साइबर एक्सपर्ट की टीम बनाई थी यहाँ पे। इनका प्रशिक्षण आईआईटी कानपुर के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की मदद से किया गया था। ये सही है, तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा 1 and 3 ओनली, 1 and 3। गृह मंत्रालय के रिकमेंडेशन पर ये टीम बनाई गई थी साइबर कमांडोज की। आगे है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्थान में सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस द्वारा राज्य की पहली मॉडर्न मेकर्स लैब का निर्माण किया जा रहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ में फर्स्ट मॉडर्न मेकर्स लैब बनाया जा रहा है इन्फोसिस के द्वारा, डी यहाँ पे सही है। राज्य की पहली मॉडर्न मेकर्स लैब बनाई जा रही है इन्फोसिस के द्वारा, डी। आगे प्रश्न है, इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, याद रखना है, फर्स्ट जो है पोजीशन है। और एशिया का लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट जो है ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया है। इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट और भी कहाँ पर है? पिपराइज शुगर मिल जो गोरखपुर में, वहाँ पर भी इथेनॉल का उत्पादन होता है। इथेनॉल उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है, क्वांटिटी के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव के बारे में क्या यहाँ पर सही है? पहला कथन इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मतलब कह रहे हैं भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में विकसित युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। ये रॉन्ग है। इसका उद्घाटन 28 से 29 मार्च तक हुआ था भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा लखनऊ विधानसभा में इसका आयोजन किया गया था, ना कि नोएडा में। इसका उद्घाटन किया था 28 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, ये करेक्ट है। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना है, ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 2 and 3, 2 and 3 यहाँ पे करेक्ट है, बी केवल 2 और 3। इस क्वेश्चन में गलत कथन का आपको चयन करना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी को ताजमहल के निकट कांच निर्माण इकाइयों से होने वाली पर्यावरणीय प्रभावों की जांच करने और संभावित स्थानांतरण पर विचार करने के निर्देश दिए। यानी कि ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, इसको स्टडी करके रिपोर्ट देनी है नीरी को, और साथ ही क्या इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कहीं पर रिलोकेट किया जा सकता है, इसकी संभावना पर विचार करने के लिए कहा था। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी एक हो सकता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 30 मीट्रिक टन ऑफ जीआई टैग्ड जैगरी, मुजफ्फरनगर का जो जीआई टैग्ड गुड़ है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश को भेजा गया था, बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने के लिए भेजा गया था, ये सही है। इसके बाद 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक आया था, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स आया था, PAI। इसकी बेसलाइन रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर पंचायत जो है परफॉर्मर कैटेगरी में आई हैं, ये सही है।
परफॉर्मर कैटेगरीज में उत्तर प्रदेश की कई सारी पंचायत आई हैं, सही है। तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी। कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। इस बार राज्यों को रैंक नहीं दिया गया, ध्यान रखिएगा। राज्यों को परफॉर्मर, अचीवर या फिर फ्रंट रनर या फिर कह सकते हैं बिगिनर, ये सब नहीं कहा गया है। पंचायतों को इंडिविजुअली रैंक दिया गया है। किस राज्य में किस कैटेगरी की कौन सी पंचायतें, इसके बारे में बताया गया था। जैसे बेटर परफॉर्मेंस मानक अचीव करने वाली पंचायतों के मामले में गुजरात यहाँ पे आगे, गुजरात में सर्वाधिक यहाँ पर परफॉर्मर पंचायतें, फिर महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में, फिर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 5th नंबर पर यहाँ पर परफॉर्मर पंचायतें। उत्तर प्रदेश में करीब 65 से 93 पंचायतों को परफॉर्मर का दर्जा दिया गया था। और एस्पायरिंग पंचायतों के मामले में टॉप पर यहाँ पर बिहार था। ठीक है, एस्पायरिंग पंचायतों के मामले में टॉप पर बिहार था। उत्तर प्रदेश के इस शहर में पहली बार प्लास्टिक कचड़े का उपयोग करके सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस शहर का नाम बताना है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन यहाँ पर गुजरा था। ये कानपुर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। कानपुर में जो है कह रहे हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। नगर निगम ने 20 सड़कों को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग करके यहाँ पर सड़क बनाई जाएगी। प्लास्टिक अपशिष्ट का यूज़ करके सड़क बनाई जाएगी कानपुर में। मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च के बारे में कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने कहा है कि 9 जिलों में मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। इसमें कहा गया कि मतलब ये लखनऊ, गोरखपुर, बलिया, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, झांसी और सहारनपुर और प्रयागराज सहित करीब 9 जिलों में IDTR की स्थापना करेंगे, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जहाँ पर ड्राइविंग का प्रशिक्षण लोगों को कुल मिला करके दिया जाएगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को संस्थागत रूप देना और व्यावसायिक चालकों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। बेसिकली कॉमर्शियल जो ड्राइवर्स हैं उनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी और ये सरकारी इंस्टीट्यूट होंगे। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। आंसर इसमें सही हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, डी। लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट फाइंड करना है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 3304 सोलर पावर्ड शॉप्स चलाई जाएंगी राज्य में। ये करेक्ट है अनाउंसमेंट। कहा गया कि 826 ब्लॉक में प्रत्येक में 4 सोलर शॉप खोली जाएंगी, ये सही है। सौर ऊर्जा संचालित दुकानें यहाँ पे शुरू की जाएंगी और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला को सूर्य सखी अपॉइंट किया जाएगा और 11,000 पर्यावरण सखियों का गठन किया जाएगा। बाकी सब ठीक है, लेकिन 11,000 पर्यावरण सखी का गठन नहीं होगा, 10,000 पर्यावरणीय सखियों का गठन किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फ्लॉड है, रॉन्ग है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें ए, ओनली 1। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सूर्य सखी जो है अपॉइंट की जाएगी, लेकिन पूरे राज्य में 10,000 पर्यावरणीय सखी जो हैं ये बनाई जाएंगी या अपॉइंट की जाएंगी। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें ओनली 1। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मई मंथ का करंट अफेयर देखेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल का। हर मंथ की तरह मई मंथ में जितने भी फैक्ट्स जरूरी हैं, जितने भी इवेंट हुए उत्तर प्रदेश में जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। एग्रीमेंट सेक्शन पहला सेक्शन है उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन यानी उत्तर प्रदेश कौशल विकास निगम और उत्तराखंड स्थित IIT रुड़की के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। इस पहल के तहत युवा व्यक्तियों को रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए कह सकते हैं उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन IIT रुड़की के प्रयासों से लाभान्वित होगा, इनसे सहयोग प्राप्त करेगा। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन की स्थापना कब हुई थी? 2013 में। ठीक है, 2013 दिसंबर में इसकी स्थापना की गई थी। जो युवा हैं 14 से 35 वर्ष की एज के, इनको स्किल्ड करने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन को स्टैब्लिश किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच यहाँ पर समझौता हुआ। एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के में सौर ऊर्जा जो स्थापित क्षमता है उसको बढ़ाना। 500 मेगावाट का जो टारगेट है उत्तर प्रदेश का, उसके लिए जो है ये समझौता किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे किस वर्ष में हुई थी। अपॉइंटमेंट सेक्शन की बात करें तो पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ये संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इनका जो कार्यकाल कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि IIT कानपुर के एलुमनस हैं। ठीक है, IAS ऑफिसर रहे हैं 1985 केरला कैडर के, लेकिन इनकी जो कह सकते हैं पढ़ाई हुई है वो IIT कानपुर से हुई है। IIT कानपुर उत्तर प्रदेश के पूर्व छात्र रहे हैं। आगे बढ़ेंगे डिफेंस सेक्शन में। गंगा एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी पर लैंडिंग का प्रदर्शन किया गया था हमारी IAF इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा 2 मई 2025 को ये एक्सरसाइज की गई थी। 3.5 किलोमीटर लॉन्ग जो एयर स्ट्रिप बनी है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में,
जहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। यहाँ पर इंडियन एयर फोर्सेस ने टच डाउन किया था, टेक ऑफ लैंडिंग का प्रदर्शन किया था। राफेल, जगुआर और मिराज जेट यहाँ पर लैंड भी कराए थे और यहाँ से टेक ऑफ भी कराए थे। ये आइकॉनिक बात है, कहीं पर भी डिफेंस संबंधी कोई एक्सरसाइज होती है उत्तर प्रदेश में या फिर किसी भी राज्य में होती है तो उसके स्टेट पीसेस के लिए जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे कराई गई थी? शाहजहांपुर में। और गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसके एक पार्ट में कराई गई थी। स्कीम्स कैंपेन में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024 की अपडेट हो गई है। इस नीति का लक्ष्य नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं के केंद्र के रूप में स्थापित करना उद्देश्य है। नोएडा तो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, नोएडा के अलावा भी इसका विस्तार करना है कानपुर, वाराणसी, लखनऊ जैसे क्षेत्रों में। इसका विजन डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बुनियादी संरचना का विकास करेंगे ये लोग, और कुल मिलाकर के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो उद्देश्य है उसमें कह सकते हैं समृद्धि करना है। अब इनका विजन डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो बनते हैं उनमें दो तरीके की सेक्टर्स होते हैं। एक अपस्ट्रीम सेक्टर होते हैं जिसमें बहुत स्पेशलाइज्ड उद्योग शामिल होते हैं जो इमर्जिंग उद्योग हैं, जैसे एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डीप टेक वगैरह। और डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स जो होते हैं जो ऑलरेडी पॉपुलर हैं, ठीक है, जैसे नोएडा डाउनस्ट्रीम सेक्टर को तो एक तरीके से कह सकते हैं पूरी तरीके से स्केल कर चुका है। जैसे सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी ये आ जाता है इसमें, सॉफ्टवेयर एंड टेक। इसके अलावा यूटिलिटीज़ आ जाता है, यूटिलिटीज़, हेल्थ केयर, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब डाउनस्ट्रीम सेक्टर हैं। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी में कहा गया है कि डाउनस्ट्रीम सेक्टर के लिए हमारे जो शहर हैं जहाँ पर अभी इतना पेनिट्रेशन नहीं है इन सब हाई एंड उद्योगों का, वहाँ पे डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स को इस्टेब्लिश किया जा सकता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स डेवलप करके। कहाँ पे करेंगे? जैसे लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में करेंगे, ठीक है, जहाँ पर नहीं ज़्यादा प्रचलित हैं ये सारे उद्योग। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी जैसे कि 25 टोटल SEZ हैं उत्तर प्रदेश में, 14 ऑपरेशनल है जिनमें से, और इसमें भी IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज के सबसे ज़्यादा SEZ हैं। इसके अलावा करीब 40 IT पार्क्स हैं और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स वर्किंग हैं उत्तर प्रदेश में। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ और नोएडा में ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया वर्किंग है। तो इतना ध्यान रखना यहाँ पे काफ़ी होगा। यूपी का जो एम्बिशियस टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, इसको जो है बूस्ट करेगी ये पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिशन शक्ति अभियान। मिशन शक्ति अभियान में कहा गया है कि नए इतिहास रचते हुए 9 करोड़ से अधिक महिलाओं तक यहाँ पर पहुँच स्टैब्लिश की है, ठीक है। और इसमें एक डिटेल्ड क्वेश्चन आया था UPSSC के एक पेपर में, उसको जरूर देखना चाहिए आपको। UPSSC के भैषजी के पेपर में आया था ये महिला सशक्तिकरण की पहल है मिशन शक्ति के बारे में। ये एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन है, ये सही है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश का फ्लैगशिप कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण के लिए, तो पहला कथन इसमें सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें 10 दिवस का एक कंबाइंड प्रोग्राम चलाया जाता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेल्फ डिफेंस, ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। ये तो सही है कि इसमें जो है प्रोग्राम चलाया जाता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेल्फ डिफेंस, ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये 10 दिवस का प्रोग्राम नहीं होता है, ये केवल 6 दिवस का प्रोग्राम होता है। 6 दिवस का प्रोग्राम ये चलाया जाता है। ये वाला इनकरेक्ट हो गया, ये वाला इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद है कि इसको लॉन्च किया गया था 2024 में, ये गलत है। मिशन शक्ति अपने 5 वर्ष पूरा कर रहा है, इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। 2020 में अक्टूबर में लॉन्च किया गया था मिशन शक्ति के पहले चरण को। 5वां चरण है इस साल 2025 में। इट इज़ विंग रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सही है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है मिशन शक्ति, ये भी सही है। इसमें 60 दिवस का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? बैटरी रिक्शा बेसिकली वुमेन को चलाने के लिए ट्रेनिंग देना, उसको मेंटेन करने के लिए और बाकायदा उसको खरीदने के लिए उनको हर चीज़ समझाना। तो बैटरी रिक्शा या ऑटोमेटेड मतलब ऑटो रिक्शा जो होता है, बैटरी रिक्शा बेसिकली ई रिक्शा जो होता है, उसको चलाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे दी जाती है। 75,000 महिलाओं को ये लक्ष्य रखा गया है कि बैटरी रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे कितने स्टेटमेंट सही हो गए? इसमें हमारे 3 स्टेटमेंट सही हो गए, 3 ए यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। एक बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन आया था मिशन शक्ति के बारे में, प्री में भी और मेंस में भी, बहुत ज़रूरी है ये। मिशन शक्ति के बारे में आप लिखें तो काफ़ी मैटर आपको इसी से मिल गया है। मिशन शक्ति ने अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, 5 ईयर्स पूरे हो चुके हैं मिशन शक्ति के 2025 में। महिला सशक्तिकरण का इनिशिएटिव है, 5 सफल चरण मिशन शक्ति के
हो चुके हैं पूरे। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? बलरामपुर से, ठीक है, बलरामपुर से। आगे है यूपी एग्रीज। यूपी एग्रीज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, कह सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल वाले में। योगी आदित्यनाथ जी ने और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय पाल सिंह बंगा जी, जो हेड कर रहे हैं इस समय, 9 मई 2025 को लखनऊ में इन्होंने मुलाकात की थी और यूपी एग्री स्कीम और एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव का उद्घाटन किया था ऑफिशियली। यूपी एग्रीज कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल बुंदेलखंड के 28 जिलों में लागू किया जाना है। पूर्वांचल बुंदेलखंड के 28 जिलों में यूपी एग्रीज को लागू किया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या? यूपी एग्रीज कार्यक्रम में 3900 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा, जिसमें 1166 करोड़ रुपए राज्य सरकार के होंगे और विश्व बैंक बाकी के रुपए 6 वर्षों तक इन्वेस्ट करने वाला है। इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और किसानों की आय को बढ़ाना है कुल मिला करके। एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव का क्या उद्देश्य? उत्तर प्रदेश को एआई के क्षेत्र में और डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है और उत्तर प्रदेश को एआई हब के तौर पर विकसित करना है। एआई सिटी तो अनाउंस कर ही दी गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ये एक एआई सिटी डेवलप करेंगे लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में एआई सिटी जो है डेवलप की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बाल श्रम उन्मूलन अभियान ही चलाया गया था। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए, जो बच्चे बाल श्रम में संलग्न हैं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए 12 जून 2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करेगी और तब हम उसको देखेंगे। हो सकता है कुछ नए स्कीम्स वगैरह भी अनाउंस की जाएं। बाल श्रम मुक्त करने के लिए जिला टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिलों में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शैक्षिक सुधार पहल प्रोजेक्ट अलंकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीए मुख्यमंरियों के सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रमुख परियोजनाओं में से अलंकार की सफलताओं पर प्रकाश डाला है। प्रोजेक्ट अलंकार करीब ये 2500 मतलब कह सकते हैं 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 35 बुनियादी संरचना मानदंड जो हैं, यानी कि 35 जो स्टैंडर्ड्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लाई कर रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं इन 2441 सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक है। इसका उद्देश्य एक कंड्यूसिव, इंक्लूसिव और मॉडर्न लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना माध्यमिक विद्यालयों में, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट अलंकार ध्यान रखिएगा मेंस के लिए भी। प्रोजेक्ट कायाकल्प पूछा गया था पिछले मेंस में, प्रोजेक्ट अलंकार के बारे में भी याद रखिएगा GS 5-6 के लिए। बफर में सफर योजना, तो बफर हम लोग किसको कह रहे हैं? जो संरक्षण रिजर्व हैं उनमें जो बफर रीजन होता है जिसमें इको टूरिज्म बेसिकली अलाउ रहता है, तो इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बफर में सफर योजना उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने अनाउंस की है। बफर में सफर योजना को कहाँ पे लागू किया जाएगा? दुधवा में, पीलीभीत में और लखीमपुर खीरी में, ठीक है। अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जो प्रसिद्ध रीजन है वहाँ के संरक्षण रिजर्व में। चमड़ा और फुटवियर नीति 2025 ये लागू कर दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इसको जल्द मंजूरी मिलेगी। और चमड़ा और फुटवियर नीति के तहत बेसिकली वही उनका उद्देश्य है, पिछली बार भी यही आया था, अभी तक बना नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में रमईपुर में एक कह सकते हैं समर्पित फुटवियर पार्क बनाने वाले हैं। पहले इसको लेदर पार्क बोल रहे थे, लेदर एंड फुटवियर पार्क ये अभी बनने वाला है, अभी काम चल ही रहा है इस पे। नीति का उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना, चमड़ा उत्पादन को विस्तार देना, फुटवियर क्षेत्र में वैश्विक ब्रांड उपस्थिति को मजबूत करना और राज्य के राजस्व को बढ़ाना है लेदर एंड फुटवियर पॉलिसी 2025 का उद्देश्य। और यहाँ पर रमईपुर में, कानपुर में एक डेडिकेटेड फुटवियर पार्क बनेगा, स्टेट का पहला। कृषि सखी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार का है। राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी इनिशिएटिव सरकार ने शुरू किया है। महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहेगी, उन्हें पैसे कमाने, स्वतंत्र बनने और गाँव में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार किया जाएगा। कैसे चुना जाएगा? स्थानीय निवासी जो महिला होगी गांव की, उसी को कृषि सखी बनाया जाएगा। SHG से जुड़ी महिलाएं हैं उनको यहाँ पे कह सकते हैं प्रायोरिटी दी जाएगी। कम से कम प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्राप्त होनी चाहिए महिला को यहाँ पर कृषि सखी बनने के लिए, मतलब उसको लिटरेट होना चाहिए, लिटरेट को नहीं बनाएंगे। तो यही है यहाँ पे। इसका उद्देश्य क्या है? टू एम्पावर रूरल वुमेन बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड फॉर्मलाइजिंग देयर रोल इन एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव रूरल लाइवलीहुड्स बाय प्रोवाइडिंग न्यू स्किल्स एंड गुड इनकम टू वुमेन। एक कृषि सखी इनिशिएटिव है। तो दोहरा इसका उद्देश्य है, एक तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना भारत के गांवों में और महिलाओं के रोजगार में वृद्धि करना। केंद्र सरकार की जो योजना है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से, जैसे नमस्ते स्कीम, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य है जितने भी रूरल अर्बन एरियाज है जहाँ पर मानव के द्वारा जो नाले वगैरह साफ कराए जाते हैं उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना, इस प्रथा को, और मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम को स्टैब्लिश करना, ऐसी मशीनरी और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह मौजूद रखना जिससे मैकेनाइज तरीके से सीवर वगैरह साफ किए जाएं, किसी भी मानव को सीवर के अंदर ना उतरना पड़े। तो नमस्ते स्कीम पर एक विशेष कार्यक्रम 16 मई 2025 को बरेली में आयोजित किया गया था।
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन पटना राजगीर में मतलब पटना राजगीर गया, भागलपुर बेगूसराय में हुआ था। जिम्नास्टिक्स, शूटिंग और साइकिलिंग इवेंट्स जो है नई दिल्ली में हुए थे। पहली बार मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 7th एडिशन था। प्रधानमंत्री जी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। इसमें कुल मिलाकर 27 खेल आयोजित किए गए थे। उत्तर प्रदेश का स्थान मेडल टैली में राज्यों में यूटीज में 7वां है। उत्तर प्रदेश के टोटल मेडल 52 है, स्वर्ण यहाँ पर 14 है, ये जरूर ध्यान रखना है। शीर्ष पदक प्राप्त करता अगर राज्य देखें तो महाराष्ट्र टॉप पर, हरियाणा और फिर राजस्थान। उत्तर प्रदेश का स्थान मेडल टैली में 7th पर है, टोटल मेडल जो है 52, ये ध्यान रखिएगा। आगे रैंक्स रिपोर्ट्स में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया था। इसमें उत्तर प्रदेश की रैंक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 7th है। स्कोर है उत्तर प्रदेश का आउट ऑफ 100 45.9। उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में रखा गया है? फ्रंट रनर में, फ्रंट रनर की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। ठीक है, बिहार, राजस्थान, हरियाणा परफॉर्मर कैटेगरी में है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के डेटा को इसमें कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट आ गई है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें कुछ आंकड़े होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आगे तक भी पूछे जाते रह सकते हैं, क्योंकि 3-4 साल में ये आंकड़े अपडेट होते हैं ऑफिशियली। मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2019 से 21 तक की रिपोर्ट सामने आई है और इसमें 2014-16 से कंपेयर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में 1000 जन्मों पर 39 से घट करके 2021 में 1000 जन्मों पर 27 हो गई। देश की IMR हो गई है 27। उत्तर प्रदेश की कितनी है? उत्तर प्रदेश की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी कि IMR है 38 पर 1000। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, जिसे न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ये कितनी रह गई है इंडिया की? 1000 में 31 रह गई है। उत्तर प्रदेश की कम है नेशनल एवरेज से। उत्तर प्रदेश में न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश ये 28 है पर 1000। और रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात जो है सुधरा है, 913 हो गया है इंडिया का 2021 तक। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, ये कह सकते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी के भी नीचे आ गई है, 2.1 से नीचे आकर 2.0 हो गई है। ठीक है, यानी एवरेज 2 ही बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं कपल्स पूरे भारत में, अगर एवरेज निकालें। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी 2.1 होती है, उससे भी कम है। उत्तर प्रदेश की TFR हालांकि 2.7 है। उत्तर प्रदेश की टोटल फर्टिलिटी रेट इस समय 2.7 है। और MMR की बात करें यानी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो के बारे में, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो का उद्देश्य था 2030 तक 70 से कम लाना। इसका उद्देश्य राज्यों को, जिन राज्यों ने 70 से कम कर लिया है और वो केरल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर MMR कम है 70 से। उच्च MMR कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा MMR मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो ये मध्य प्रदेश में है, फिर असम में है, 3rd नंबर पर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में MMR मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा, 151 है। आगे आ जाते हैं GST संग्रह पर रिपोर्ट। GST संग्रह के मामले में उत्तर प्रदेश के मेरठ जोन ने जो है GST संग्रह में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल कर लिया है, ये ध्यान रखिएगा। लखनऊ का कॉर्पोरेट सर्कल हेडक्वार्टर दूसरे स्थान पर है और फिर गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ द्वितीय जोन और बरेली जोन तीसरे चौथे स्थान पर है। पहले वाला ध्यान रखिएगा बस, मेरठ जोन से सबसे ज़्यादा GST कलेक्ट किया गया है। MCQ सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे के बारे में है। वर्ल्ड टर्टल डे के बारे में उत्तर प्रदेश में भी न्यूज़ आई थी। तो वर्ल्ड टर्टल डे ये हर साल 23 मई को मनाया जाता है, ये करेक्ट है। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया जाता है। इस बार 27वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी, ये रॉन्ग है, क्योंकि इस बार वर्ल्ड टर्टल डे की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर थर्ड है, विश्व कछुआ दिवस का विषय डांसिंग टर्टल्स रॉक था। डांसिंग टर्टल्स रॉक, ये सही है, ये थीम थी वर्ल्ड टर्टल डे की, करेक्ट। इसके बाद वर्ल्ड टर्टल डे 1998 से मनाया जा रहा है, ये गलत है, ये 2000 से मनाया जा रहा है, 2000 से, 1998 से नहीं, ये वाला रॉन्ग हो गया। 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है, 1 और 3, 1 और 3 यहाँ पे सही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से क्या न्यूज़ आई थी इसमें? विश्व कछुआ दिवस पर ये कहा गया था कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने अवैध कछुए की तस्करी से निपटने, उनके आवासों को बहाल करने के लिए और वैज्ञानिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक दीर्घकालिक योजना का अनावरण किया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। 1 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ स्थित APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में किसकी आत्मकथात्मक
पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया था। चुनौतियां मुझे पसंद हैं, ये ऑटोबायोग्राफी है उत्तर प्रदेश की गवर्नर की, आनंदीबेन पटेल जी की ऑटोबायोग्राफी है। चुनौतियां मुझे पसंद है, इसका विमोचन किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। सी यहाँ पे सही है। वैसे तो ऑटोबायोग्राफी में ऑथर खुद ही लिखता है, लेकिन आनंदीबेन पटेल की ये बायोग्राफी लिखी है विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिपरवा अवशेष के बारे में क्या कथन यहाँ पे सही है? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने सोथबी और श्री क्रिस पेपे को एक कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसमें हांगकांग में ऐतिहासिक बुद्ध के पिपरवा रत्न मौर्य साम्राज्य अशोक युग के 240 से 200 बीसी के शीर्षक वाली नीलामी को तत्काल रोकने की मांग की गई थी। सोथबी म्यूजियम और क्रिस पेपे जो है ये नीलामी करने वाले थे। पिपरवा के जो रिलिक्स थे, बेसिकली कुछ जेम्स वगैरह थे, बहुत ही पुराने जेम्स, 240 बीसी से 200 बीसी पुराने, यानी आज से आप लगा लीजिए करीब जो है कितने 2500-2600 साल पुराने रत्न जो है नीलाम होने वाले थे इस म्यूजियम के द्वारा। इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने नोटिस जारी की थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। क्यों जारी की थी? क्योंकि पिपरवा रिलिक्स जो है ये उत्तर प्रदेश से ही खोजे गए थे। उत्तर प्रदेश के पिपरवा स्तूप से पिपरवा रिलिक्स जो है एक्सकेवेट किए गए थे 1898 में अंग्रेजों के समय में। और इसको कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा के बर्थ प्लेस से जो है इनको खोजा गया था, एक्सकेवेट किया गया था। इसमें बुद्ध से जुड़े कई सारे रत्न थे। अब ब्रिटिश लोगों का शासन था, तो जो एक्सकेवेटर थे उन्होंने काफ़ी सारे तो मतलब म्यूजियम में रखवा दिए थे, लेकिन कुछ अपने पास भी रत्न रख लिए थे। तो उन्हीं के जो वंशज हैं वो लोगों ने म्यूजियम को बेच दिए थे। अब म्यूजियम जो है इनको बेचना चाह रहा है। भारत सरकार ने पिपरवा रिलिक्स की कह सकते हैं नीलामी को रोकने की मांग की थी। हमारा कथन यहाँ पर सही है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। तो पिपरवा रिलिक्स कहाँ से खोजे गए थे? सिद्धार्थ नगर के निकट से। हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष के आयु के ट्रांसजेंडर नागरिकों को वृद्धाश्रम की सुविधाएं प्रदान करने का फैसला लिया है? 60 वर्ष से अधिक। 60 वर्ष से अधिक के जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं उनके लिए वृद्धाश्रम स्टैब्लिश करने का निर्णय लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने इंप्लीमेंट करना शुरू किया है वर्ष 2021 से। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति में एक म्यूजियम और ओपन थिएटर सहित वीर रथ पार्क का निर्माण किया जाएगा? नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच जो एक्सप्रेसवे है वहां पर नलगढ़ विलेज में ये स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नोएडा, बी यहाँ पे सही है, नोएडा। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि नलगढ़ गांव शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कर्नैल सिंह से जुड़ा है। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध रणनीति बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किस नगर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का वर्चुअल उद्घाटन किया था? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया गया लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में, ये यहाँ पे सही है। 200 एकड़ भूमि पर ही बनेगा। 13 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये बेसिकली 2 यूनिट्स लगाने वाले हैं, एक बेंगलुरु में लगाएंगे और एक नोएडा में। ठीक है, 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। मई 2025 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किसने किया था? इसमें राजनाथ सिंह जी भी मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ जी भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी जॉइंटली। पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो सब्सिडरी मतलब इसकी एक कह सकते हैं सब्सिडरी है एरो अलाई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये लोग एक टाइटेनियम प्लांट लगा रहे हैं 50 एकड़ की भूमि पर लखनऊ में। उसका उद्घाटन किया गया था राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। डी यहाँ पे सही है। यहाँ पर ये होगी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट टाइटेनियम रीमेल्टिंग फैसिलिटी। टाइटेनियम एक इमर्जिंग मेटल है, इसका इस्तेमाल आजकल के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी हो रहा है। तो सैमसंग का S24 अल्ट्रा है, उसमें टाइटेनियम यूज़ किया है, S25 अल्ट्रा में भी, और आईफोन 16 सीरीज में भी, प्रो वाले में। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत कितने नए प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया है? 12 नए प्रोडक्ट्स को असिमुलेट किया गया है। बी यहाँ पे सही है, बी। तो अब 12 नए उत्पादों के साथ अब 74 अद्वितीय उत्पाद शामिल हो गए हैं। 12 जो नए उत्पाद शामिल किए गए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए, उनके नाम देख लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, बलिया के सत्तू प्रोडक्ट्स को जैसे शामिल किया गया है, प्रतापगढ़ की फूड प्रोसेसिंग को, हमीरपुर के मेटल प्रोडक्ट्स को, बरेली के वुडन प्रोडक्ट्स को, अमरोहा का मेटल और वुडन हैंडीक्राफ्ट्स को, ठीक है, सहारनपुर के होजरी प्रोडक्ट्स को, बागपत के एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और एसेसरीज को, फिरोजाबाद की फूड प्रोसेसिंग को, ये सब है।
आगरा के पेठा इंडस्ट्री को और सभी प्रकार के फुटवेयर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महज 24 घंटे में 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर बना करके और 34.24 लेन किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट का सड़क बिछा करके 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये सही कथन है, ठीक है। ये रिकॉर्ड बनाया गया था 10 किलोमीटर का क्रैश बैरियर लगा करके और 34.24 किलोमीटर की बाइटुमिनस कंक्रीट रोड बिछा करके 24 घंटों में। ये सही है। रिकॉर्ड ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। ये सही है। हमारा आंसर क्या इसमें हो जाएगा? 1 and 2 बोथ करेक्ट। और ध्यान रखना है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम नहीं दर्ज किया गया है, ऐसे ही कंफ्यूज कर सकते हैं आपको एग्जाम में। ये किसने रिकॉग्नाइज किया इस रिकॉर्ड को? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन के बारे में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया इंडिया फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन इन कोलैबोरेशन विद इंडियन रेलवेज। ये सही। इसके बाद ये कनेक्ट करती है दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। सही। दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ने का काम करती है ट्रेन। आगे इसका उद्देश्य पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देना और यात्रियों को ट्रेन से ही वन्यजीवों का अनोखा अनुभव प्रदान करना। तो ट्रेन में बैठे बैठे आप वन्यजीवों को देख सकते हैं। करेक्ट है। ये स्कीम 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट थीम पर आधारित है। तो इको टूरिज्म बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश ने चलाई है। उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य 3 वन पहल के तहत ये है। ये सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी। 1, 2, 3 एंड 4 सभी कथन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित पवित्र बुद्ध अवशेषों को 12 मई 2025 को किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह के अवसर पर प्रदर्शित किया गया था? यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ वेसाक मनाया गया था हो ची मिन सिटी वियतनाम में 12 मई को। और इसमें बुद्धा के कह सकते हैं रिलिक्स को जो सारनाथ से मिले हैं उसको शोकेस किया गया था वियतनाम में। ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों को कितना विवाह अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है? ओबीसी परिवारों को 1 लाख रुपए यहाँ पे मिलता है शादी अनुदान योजना के तहत। सी यहाँ पे सही है। आगे ये भी ध्यान रखिएगा कि बीपीएल परिवार जो है उनको 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। 22 मई 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में यशोदा आपकी एआई सखी इनिशिएटिव की शुरुआत की है? यशोदा आपकी एआई सखी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है बरेली में, बरेली के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में। ए यहाँ पे सही है। आगे है अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री जी ने आधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण कहाँ पे किया था? ये किया गया था गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है गोरखपुर। गोरखपुर के चरगवां क्षेत्र में आधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 14 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है। ये उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित की जाएगी। तो देश का 6th सेमीकंडक्टर यूनिट ये जेवर में खुलेगा, ठीक है, नोएडा में। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने इको टूरिज्म और वन्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम कोच से लेस भारत की पहली जंगल सफारी शुरू की है। ये हम तुम देख ही चुके ऊपर। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी। उत्तर प्रदेश के जेवर में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड और फॉक्सकॉन की साझेदारी से लगाया जाएगा। इसमें मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ियों के डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनाए जाएंगे। आगे है उत्तर प्रदेश द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थलों को जोड़ने के लिए सड़कों का जीर्णोद्धार सुदृढ़ीकरण किया जाएगा? उत्तर प्रदेश ने रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस को कनेक्ट करने वाली इंपॉर्टेंट रोड्स को सही तरीके से बनाने के लिए 4560 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट डिसाइड किया है। सी यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है 6 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापना विनिमय नीति 2025 के प्रख्यापन को मंजूर कर दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस टर्मिनल कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क पॉलिसी को प्रोमलगेट कर दिया है। ये सही है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी को लागू किया है। ये आई है पॉलिसी 2025 में, लेकिन इसको यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024 कहा जाएगा। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। सी आंसर हो जाएगा। 1 and 2 बोथ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 अप्रैल 2025 को चंबल अभयारण्य
उत्तर प्रदेश के भीतर और उसकी देखरेख में स्थित गढ़हिता कछुआ संरक्षण केंद्र से 20 कछुओं को यानी कि रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल को किस वेटलैंड में छोड़ा गया है? तो ये छोड़ा गया है हैदरपुर वेटलैंड में। हैदरपुर वेटलैंड में चंबल अभयारण्य से ये रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल्स को छोड़ा गया है। बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी ने 30 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में 47,600 करोड़ रुपए की लागत वाली 17 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये करेक्ट है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी कानपुर आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की कि औरैया के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। ये करेक्ट है, अहिल्याबाई होलकर सही। भदोही जिले से वाराणसी में प्रवेश करने वाली 47 किलोमीटर लंबी मटुका नदी को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, रिजुविनेट किया जाएगा। करेक्ट है, मटुका नदी। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, सभी कथन सही है, उपयुक्त सभी डी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित शहरी सहकारी बैंक HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है? HCBL कोऑपरेटिव बैंक जो है लखनऊ में फंक्शन करता था, इनका लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है। ए यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की शोध टीम ने किस फॉरेंसिक तकनीक का विकास किया है, जिसके लिए टीम ने फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ग्लाइकन बेस्ड एज एस्टिमेशन फॉर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, ये कह सकते हैं इनका अनुसंधान था। इसके लिए इनको फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ए यहाँ पे सही है, ए। उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत आधुनिक बीज अनुसंधान और उत्पादन हेतु 5 सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। इनमें से पहला सीड पार्क राजधानी लखनऊ में किस नाम से स्थापित किया जाना है? तो सीड पार्क 5 डेवलप होंगे, कह सकते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत। इनमें से पहला कहाँ पे स्टैब्लिश होना है ये बताना है हमको। पहला पार्क सीड पार्क लखनऊ में स्टैब्लिश होगा, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सीड पार्क बनेगा। डी यहाँ पे सही है। अप्रैल 2025 में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत किस शहर ने भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जारी किया है भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत। हाल ही में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि कब मनाई गई थी? 27 मई 2025 को। सी यहाँ पे सही है, 27 मई 2025 को। भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? फ्लोटिंग स्नान घाट सरयू पर बनाया जा रहा है। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग बाथिंग घाट सरयू पर। बी यहाँ पे सही है, बी। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के बीकानेर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया था। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? इस 103 में उत्तर प्रदेश के 19 शामिल हैं। ठीक है, 19। 103 का लोकार्पण हो चुका है, इसमें से विकसित किए गए उत्तर प्रदेश में 19। सी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मई 2025 में अयोध्या और काशी की तर्ज पर महाभारत कालीन तामेश्वर नाथ धाम को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तामेश्वर नाथ में भी कॉरिडोर बनेगा, ठीक है, अयोध्या और काशी की तर्ज पर। ये कहाँ पे स्थित है? संत कबीर नगर के खलीलाबाद में है तामेश्वर नाथ धाम। सी यहाँ पे सही है, सी। मई 2025 में महादेव की नगरी वाराणसी के प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा की 128 वर्ष की उम्र में जो है निधन हुआ और उन्हें किस वर्ष जो है पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था? सबसे एजेड पर्सन थे जिनको पद्मश्री मिला था। सी यहाँ पे सही है, 2022 में जो है उनको पद्मश्री मिला था, उनका निधन भी हुआ है, स्वामी शिवानंद बाबा। सोनभद्र के फ्लोराइड विषाक्तता के बारे में क्या सही है? 198 गाँवों में फ्लोराइड की अधिकता पाई गई है। फ्लोराइड का कंसंट्रेशन पीने के पानी में बढ़ा हुआ पाया गया था इसमें। और कौन वभनी म्योरपुर दुद्धि ब्लॉक में फ्लोराइड का जो अनुमन्य स्टैंडर्ड है उससे 5-6 गुना ज़्यादा कंसंट्रेशन पाया गया। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से लोगों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, बच्चे दिव्यांग पैदा होते हैं और बुजुर्ग चलने में असमर्थ हो रहे हैं। ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट कोई नहीं है, इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी आंसर, मतलब सभी कथन सही है। यूपीपीएससी का प्रीलिम्स 2026 का फाउंडेशन बैच स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने शुरू कर दिया है। जो ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में है, सेकंड लास्ट ईयर में है, आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बेहद डिमांड पर हमने ग्रुप शुरू किया है। बाकी यूपीपीएससी का 2025 वाला बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जिसका पेपर अक्टूबर में है 2025 में। इसके लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आपको कॉल व्हाट्सएप करना होता है, ये जो गिवन नंबर है
इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।